everyone, welcome all. I am Sambhashni Gore and this is your third part of the Microbiology One Night Passing Guarantee series with complete notes and detailed explanation for all medicos, whether you are BMS student, MBBS student or BHMS students. So just you need to go to the channel and subscribe the channel because I have uploaded all FMT, microbiology, obstetrics and gynecology one night passing guarantee series only on your YouTube channel Medics by Sambhashni. So do follow the channel and don't forget to like, share and subscribe. And even if you are preparing for NEET PG, AIPGT or any FMG competitive exams of medical stream, then this video is only for you. So don't forget to watch the complete video. And today in this video lecture we will start with our Klebsiella pneumoniae. Here we go with the introduction. Klebsiella pneumoniae is a gram-negative, non-motile, encapsulated, lactose-fermenting bacillus belonging to the family of Enterobacteriaceae. तो देखो सबसे पहले समझेंगे इसका इंट्रोडक्शन। तो ऑलरेडी मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट इस वीडियो लेक्चर्स का डाल रखा है वन नाइट पासिंग गारंटी सीरीज का, ठीक है। प्लेलिस्ट पे जाओ, चैनल के पेज पे ओपन करो और वीडियो पूरा देखो। लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। देखो अब हम देखते हैं क्लेब्सिला निमोनिया क्या है, ये क्या है, ये क्यों है, इस दुनिया में कैसे है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जानेंगे हम एक एक करके, सारे बैक्टीरिया, वायरस, सारे पैरासाइट्स के बारे में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ये होने वाला है बेस्ट लेक्चर आप लोग के लिए, ठीक है। सो हियर वी गो विद द इंट्रोडक्शन। अब देखो नाम पता पहचान पूछेंगे पहले हम उसकी, आप हैं कौन, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है आपको, क्या काम है, ठीक है। तो देखो ये है अपने ग्राम नेगेटिव, सबसे पहले ये ग्राम नेगेटिव है, ठीक है। ग्राम स्टेन नहीं चढ़ेगा इन पे, मोहे रंग दो लाल ये नहीं कहेंगे, ठीक है। अब नॉन मोटाइल है, मैं यही हूँ और यही खुश हूँ। इनकैप्सुलेटेड है, मतलब बस ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर कभी आना ही नहीं चाहते, इनकैप्सुलेटेड है। लैक्टोज फर्मेंटिंग है, ठीक है, लैक्टोज जो अपना न्यूट्रिएंट वो होगा उसमें ये फर्मेंटेट करेंगे। बेसिलस है, ठीक है। और कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं ये, अब इनका खानदान कौन है, एंट्रोबैक्टीरियेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक। It is an important opportunistic pathogen responsible for a variety of community-acquired, hospital-acquired infections such as pneumonia, urinary tract infections, liver abscess and septicemia। तो देखो बेसिकली ये कैसे अपना, एक तो कम्युनिटी एक्वायर्ड है जहाँ बहुत ज़्यादा हाइजीन ना हो, या हॉस्पिटल एक्वायर्ड है, मोस्टली ये हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स या सरफेस में, वहाँ के प्लेस के सरफेस में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं। और कैसे ये अपॉर्चुनिस्टिक है, मतलब मौका मिलते ही चौका मारने में माहिर, ठीक। तो ये होते हैं अपने क्लेब्सिला निमोनिया। ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन, ये निमोनिया कराते हैं और कराते हैं अपना यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, लीवर एब्सेस भी कराते हैं और अपना सेप्टिसीमिया भी कराते हैं। नोटेबली इट इज अ फ्रिक्वेंट कॉज ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन, और ये अपना फ्रिक्वेंट कॉज है किसका, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस का, ठीक है। पर्टिकुलरली इन हेल्थ केयर सेटिंग्स ड्यू टू एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेस। अब यहाँ पे क्या होता है, जो भी हेल्थ सेक्टर्स होते हैं, जो हेल्थ केयर सेटिंग्स होती है, हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, क्लिनिक्स हो गए, वहाँ पे जनरली ये बहुत ज़्यादा लंबा एक स्पेक्ट्रम बन जाता है, एक ऑरा बन जाता है, ठीक है, ऐसा समझो। तो वहाँ पे ये बार बार वहाँ पे क्या हो रहा है, वो म्यूटेट कर रहे हैं, अपने आप को एडवांस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाते हैं जो उनके रेजिस्टेंट होते हैं, उस पर्टिकुलर ड्रग के रेजिस्टेंट होते हैं, वो स्ट्रेन यहाँ पे पैदा हो जाते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम इसकी मॉर्फोलॉजी। तो ये मैंने बार बार पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी आप लोग से बहुत बार कहा है, फिर कह रही हूँ कि हेडिंग्स जो मैं बताई हूँ बस वैसा ही आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे पूरे के पूरे आपके इसके पेपर, ठीक है, माइक्रो के। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इसका शेप, ग्राम स्टेनिंग, साइज, कैप्सूल मोर्टेलिटी, स्पोर्स अरेंजमेंट, स्पेशल फीचर्स। तो इतनी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले देखते हैं अपन इसका शेप। तो ये कैसा होता है, अपने शॉर्ट होते हैं, थिक रॉड है, बेसिलाई है, ठीक है, शॉर्ट है और थिक रॉड है। ग्राम स्टेनिंग देखेंगे तो ये ग्राम नेगेटिव है, साइज इसका 1 से 2 मिलीमीटर लॉन्ग होता है और 0.5 से 0.8 मिलीमीटर वाइड होता है,
ठीक है। कैप्सूल देखेंगे तो प्रोमिनेंट पॉलीसेक्राइड की कैप्सूल म्यूकॉइड अपीयरेंस है, मोटालिटी नॉन मोटाइल है, स्पोर्स नॉन स्पोर फॉर्मिंग है। अरेंजमेंट देखेंगे तो इसका यूजुअली ये होते हैं अपने सिंगल या शॉर्ट चेन में, बहुत ज़्यादा भीड़ में नहीं रहते ये, ठीक है, बहुत शॉर्ट चेन में रहेंगे या फिर सिंगल पाए जाएंगे। स्पेशल फीचर्स देखेंगे तो लार्ज है म्यूकॉइड कॉलोनीज ड्यू टू कैप्सूल, लैक्टोज फर्मेंटर होते हैं अपने कौन से अगार में, मैककॉन्की अगार में, ठीक है। रेजिस्टेंस देखेंगे तो ये कहाँ जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस देखेंगे तो ये सर्वाइव ऑन हॉस्पिटल सरफेस एंड मेडिकल डिवाइसेस में मिलते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था इंट्रोडक्शन में। थर्मल सेंसिटिविटी देखेंगे तो ये कैसे मारा जाएगा, जब 30 मिनट तक 60 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इन्हें दिया जाएगा तब ये मर जाएंगे, ठीक है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कौन कौन सी है इसकी, एक तो अपनी ईएसबीएल प्रोडक्शन हो गया और एक अपना कार्बापेनेमेज हो गया, ठीक है। इसके ये रेजिस्टेंट हो जाते हैं। इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस टू अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंड फ्लोरोक्विनोनोल्स, ठीक है। अब देखो इसकी पैथोजेनेसिटी, तो कैप्सूल के एंटीजन, ठीक है, एंडोटॉक्सिन, लिपोपॉलीसेक्राइड, साइटोफोर्स, फिम्ब्रे टाइप 1 और अपना टाइप 3, यूरियस प्रोडक्शन और अपना ईएसबीएल और कार्बापेनेमेसिस, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें अपन देखेंगे इसके किसमें, पैथोजेनेसिटी और वायलेंस फैक्टर में। अब किसका किसका क्या क्या फंक्शन होगा यहाँ पे, कैप्सूल का काम क्या होगा, फेगोसाइटोसिस से बचाना और कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस से बचाना, ठीक है। एंडोटॉक्सिन क्या कराएंगे, फीवर, इन्फ्लामेशन, शॉक की कंडीशन क्रिएट करेंगे बॉडी में जाने के बाद। साइट्रोफोर्स क्या कराएंगे, आयरन चेलेटिंग एजेंट्स फॉर सर्वाइवल इन आयरन डेफिशिएंट होस्ट इन्वायरमेंट। अब जहाँ पे आयरन डेफिशिएंट है, ठीक है, उस होस्ट इन्वायरमेंट में ये सर्वाइव कराने के काम कराएंगे, ठीक है। फिम्ब्रे बस अटैचमेंट का काम होगा, कहाँ अटैच करेंगे, कहाँ एडहेयर करेंगे, ये अपना यूरो एपिथीलियम में, यूरिनरी ट्रैक्ट की एपिथीलियम में और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की एपिथीलियम में, ठीक है। यूरियस प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट टू स्टोन फॉर्मेशन इन यूटीआई। अब ये अपने यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में मोस्टली स्टोन फॉर्म कराने में बहुत ही ज्यादा मदद करते हैं, ठीक है। ईएसबीएल और कार्बापेनेमेसिस में देखेंगे तो एंजाइम्स दैट डिग्रेड बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, तो ये रेजिस्टेंस मैकेनिज्म है इनका, इसका अपना क्लेप्सिलिया निमोनिया का, ठीक है। डिजीज कॉज बाय क्लेप्सिला निमोनिया कौन कौन सी डिजीज है, एक तो अपनी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की अपन देखते हैं तो लोबार निमोनिया है। क्लासिकल प्रेजेंटेशन इसका देखेंगे तो अपर लोब कंसोलिडेशन, यहाँ पे कौन सा पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, अपर लोब, ठीक है, विद बल्जिंग फीचर्स, फिशर्स दिखेंगे वहां पे, कैसे होंगे, बल्जिंग होंगे, भरे हुए होंगे एकदम। ऑफन सीन इन अल्कोहलिक्स, डायबिटिक्स पेशेंट्स एंड क्रॉनिक लंग डिजीज। देखो जो पेशेंट जिनमें कोई क्रॉनिक लंग डिजीज हो या फिर जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं बहुत ज्यादा या फिर जो डायबिटिक हो, मोस्टली उनमें ये देखने को मिलता है। देखो ये ऑपर्चुनिस्टिक है, ठीक है, हर किसी के बॉडी में नॉर्मल फ्लोरा के रूप में पाया जाता है अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, बट जब इनका अमाउंट ज़्यादा हो जाए या जब हमारी इम्यूनिटी डिफिशिएंट हो जाए या इनको कोई इन्वायरमेंटल ऐसा फैक्टर मिल जाए इनके फेवरेबल, तो ये ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखेंगे तो स्पेशली इन कैथेटराइज्ड एंड हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट, मोस्टली ये किन में देखने को मिलता है अपना, जो कैथेटराइज या हॉस्पिटलाइज पेशेंट होते हैं, मतलब जो हिलने डुलने में सक्षम नहीं है, मतलब पड़े हुए बेड में या जिनको कैथेटर लगा हुआ है, ठीक है, उनमें ये यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन करा देते हैं। कैन लीड टू पाइलोनेफ्राइटिस, सिस्टाइटिस एंड बैक्टीरियूरिया। अब क्या क्या करा सकते हैं ये, पाइलोनेफ्राइटिस करा सकते हैं, सिस्टाइटिस करा सकते हैं और बैक्टीरियूरिया, ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाए जब यूरिन में, दैट इज कॉल्ड योर बैक्टीरियूरिया, ठीक है। लीवर एब्सेस स्पेशली इन डायबिटिक इन ट्रॉपिकल एंड एशियन कंट्रीज। अब ये लीवर एब्सेस भी करा सकते हैं अपने डायबिटिक पेशेंट में जो कि बेसिकली अपने ट्रॉपिकल कंट्री, ट्रॉपिकल रीजन में या फिर जो एशियाटिक कंट्रीज है जैसे कि अपनी इंडिया है, तो इनमें ये लीवर एब्सेस भी करा सकते हैं, ठीक है, इन जगहों पे। ऑफन क्रिप्टोजेनिक, नो एविडेंट सोर्सेज, और अपने को इसका सोर्स नहीं पता कि ये कहाँ से आए हैं, कहाँ को जाएंगे, ठीक है, और किसे कहाँ पे कैसे मारेंगे हमें नहीं पता, क्रिप्टोजेनिक है। अब देखो नेक्स्ट, सेप्टिसीमिया एंड बैक्टीरियमिया ऑफन सेकेंडरी टू निमोनिया और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब देखो मान लो किसी को कोई इन्फेक्शन हुआ होगा तो ये उस इन्फेक्शन के बाद सेकेंडरी हो सकता है, ठीक है, सेकेंडरी टू निमोनिया, निमोनिया होने के बाद क्लेप्सिला निमोनिया, मतलब ये हो सकता है बाद में होगा, ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन बॉडी में मौजूद है उसके बाद ये इन्फेक्शन कॉज कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे वुंड एंड सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस, तो स्पेशली इन इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड एंड हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट, बेसिकली ये इनमें मिलेगा जो अपने इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज या फिर जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट है, ठीक है। मेनिंजाइटिस, नियोनेटल या नोस्कोमियल भी कराते हैं। तो ये था अपना डिजीज कॉज। अब देखेंगे इसकी एपिडेमियोलॉजी।
कहाँ पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं? तो रिजर्वियर ये अपने ह्यूमन का गट फ्लोरा है, मैंने आपको बताया, नेजोफेरिंग्स में, रेस्पिरेटरी में, ठीक है। ऑल्सो हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में। मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखेंगे तो ये एंडोजेनस होते हैं, अपने ही आप अपना फ्लोरा जो है पनप जाएगा। क्रॉस इन्फेक्शन भी हो सकता है, या कंटामिनेटेड हैंड और डिवाइसेस, मोस्टली हेल्थ केयर जो केयर गिवर्स होते हैं मोस्टली उनके थ्रू ये इन्फेक्शन फैलता है, ठीक है। हाई रिस्क ग्रुप कौन कौन से? बस इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, डायबिटिक, अल्कोहलिक्स या वेंटिलेटेड या फिर न्यूनेट्स, ठीक है। जो वेंटिलेशन में होते हैं पेशेंट्स उनमें भी बहुत ज्यादा रिस्क होता है क्लेप्सिला निमोनिया के इन्फेक्शन होने का, ठीक। नोटेबल कंसर्न क्या है इसका? आउटब्रेक ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस कैप्सिलिया, ठीक है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के सबसे ज्यादा खतरा है आईसीयू और नियोनेटल आईसीयूज में, ठीक है। तो ये था अपना एपिडेमियोलॉजी। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसका लैब डायग्नोसिस। तो देखो बहुत धीरे धीरे आराम से प्यार प्यार से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अभी बहुत पढ़ना है, बट ऐसा पढ़ना है कि एक रात पढ़ना है तो भी पास होना है और अच्छे मार्क्स लाना है, ठीक है। तो उसके लिए ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट देखना पड़ेगा और जरूर इस पैटर्न को फॉलो करना। जब तुम आंसर लिखो सेम हेडिंग्स लिखना, ऐसा ही लिखना, तुम पास हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। देखो अब देखो इसका देखेंगे अपन क्या क्या हम कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात याद रखो कि लैब डायग्नोसिस आता है तो तुम्हें पता है कि माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या तुम्हें डायग्नोसिस करना होता है। बेसिकली अकॉर्डिंग टू द इन्फेक्शियस एजेंट तुम ये बता सकते हो कि हाँ ये रेस्पिरेटरी का इन्फेक्शन करा सकता है तो पीसीआर करेंगे, स्प्यूटम ले लेंगे, ब्लड ले लेंगे। तो ये बेसिक सी चीजें, बायोकेमिकल टेस्ट, ये जब तुम सब में करोगे, ठीक है, माइक्रोस्कोपी हो गया, कल्चर हो गया, इस तरह से तुम पता कर लोगे कि कौन सा जो है बैक्टीरिया वायरस है, ठीक है। अब ये कॉमन टर्म्स हो गए, अब तुम इसका डिटेल में अपन जाएंगे। हर एक बैक्टीरिया वायरस का कुछ कुछ चीजें लैब डायग्नोसिस में अलग होती है। तो जनरल तो तुम सब में लिख सकते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। मान लो तुम्हें इतना ज्यादा नहीं याद है डिटेल, तुम सिर्फ ये लिख के आ सकते हो कि हम इतनी चीजें परफॉर्म करेंगे लैब डायग्नोसिस में, ठीक। इन डिटेल हमेशा याद रहे ये जरूरी नहीं है। चलो देखो स्पेसिमेन में क्या देखते हैं अपन? स्प्यूटम देख लेंगे, ब्लड, यूरिन, पल्स, लीवर एस्पायरेट डिपेंडिंग अपॉन इन्फेक्शन। अब देखो मान लो लीवर एब्सिस हुआ होगा तो लीवर एस्पायरेट ले लेंगे, यूरिन का हुआ होगा तो पस या जो जहाँ भी वुंड है वहां से पस कलेक्ट कर लेंगे, या यूरिन इन्फेक्शन होगा तो यूरिन कलेक्ट कर लेंगे। ब्लड में अपन ब्लड से अपन जो है, ठीक है, ब्लड से भी अपन एक्सट्रैक्ट करके देख लेंगे और स्प्यूटम से भी देख लेंगे अगर अपन को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन दिखेगा तो, ठीक है। माइक्रोस्कोपी में अपन क्या क्या दिखेगा अपने को? ग्राम नेगेटिव रॉड दिखाई देगा, क्लिनिकल स्पेसिमेन, कैप्सूल में भी विजिबल, और कैप्सूल भी विजिबल हो सकता है, ठीक है। कल्चर में अपन देखेंगे तो न्यूट्रिएंट अगार में लार्ज म्यूकॉइड कॉलोनीज दिखाई देगी, मैपकॉन्ग के अगार में पिंक म्यूकॉइड कॉलोनीज दिखाई देगी। बायोकेमिकल टेस्ट में अपना इंडोल और मिथाइल रेड नेगेटिव रहेगा, वोगेस और प्रोकर्सर अपना पॉजिटिव रहेगा और सिट्रेट भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो ये निमोनिक है। इमविक इज बायोकेमिकल टेस्ट, ठीक है। इमविक याद रखना, तो इमविक तुम्हें पता है कि क्या होगा तो तुम अपने आप इसको इलेबरेट कर लोगे। I फॉर इंडोल, M फॉर मिथाइल रेड, V फॉर वोगस प्रोसिक्योर और अपना C फॉर साइट्रेट, ठीक है। तो ये तुम्हें याद हो गया। अब तुम्हें पता है कि किस में पॉजिटिव रहेगा किस में नेगेटिव रहेगा, ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग लिख लेना। नेक्स्ट देखेंगे कैप्सूल डिटेक्शन, तो इंडियन इंक और अपना क्वेलिंग रिएक्शंस में भी देखने को मिलेगा। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी तो ये अपना डिस्क डिफ्यूजन और ऑटोमेटेड सिस्टम में देखने को मिलेगा, और ये तो अपने को पता ही है कि ESBL और कार्बापेनेमेज और अपना फिनोटाइपिक टेस्ट और PCR कराएंगे परफॉर्म, ठीक है। तो ये हो गया अपना लैब डायग्नोसिस इसकी। देखो अब ट्रीटमेंट देखेंगे तो नॉन मल्टी ड्रग जो रेजिस्टेंट इन्फेक्शन है, जहाँ पे अपने को पता है कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस नहीं है, तो वहाँ पे अपन थर्ड जनरेशन की सिफेलोस्पोरिन्स देंगे, फ्लोरोक्विनोनॉल्स लेंगे और अपना एमिनोग्लाइकोसाइड्स देंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना नॉन MDR इन्फेक्शंस में, नॉन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में। अब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में क्या देंगे? कार्बापेनेमेज हो गए और पॉलीमिक्सेंस हो गई, कॉम्बिनेशन थेरेपी हो गई, तो इतनी सारी चीजें हम यूज करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं समरी टेबल, फटाक से क्विक रिवीजन लेंगे। तो ये अपना क्या क्या डिजीज करा सकता है? अपना लोबार निमोनिया, UTI, लीवर एब्सिस, सेप्सिस और सर्जिकल वुंड में भी अपना इन्फेक्शन कराएगा, ठीक है।
कैसा दिखेगा, इसमें क्या क्या अपीयरेंस होगा, तो अपर लोब इन्वॉल्व होगा और करंट जेली स्प्यूटम, बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका, करंट जेली स्प्यूटम, ऐसे जेली की जैसा स्प्यूटम निकलेगा, ठीक है। और इसका कलेक्शन कहाँ से करेंगे अपन, लैब डायग्नोसिस में स्प्यूटम लेंगे यहाँ पे और अपना सिफ्रेक्सोन और अपना कार्बापेनेम जो भी है, ये सारी ड्रग्स अपन यूज करेंगे ट्रीटमेंट में, ठीक है। यूटीआई में नॉस्कोमियल और कैथेटर रिलेटेड हो सकता है, यूरिन से लेंगे और अपना अमीनोग्लाइकोसाइड और फ्लोरोक्विनोलॉल्स यूज करेंगे। लीवर एब्सिस में अपन डायबिटिक पेशेंट में देखने को मिलेगा, लीवर एस्पाइरेट लेंगे, ठीक है, इसका कॉम्बो ले लेंगे अपना मेट्रोनिडाजोल को। और सेप्सिस में अपन देखते हैं कि ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन है ये, तो ब्लड का कलेक्शन करेंगे बेस्ड ऑन कल्चर सेंसिटिविटी, ठीक है। सर्जिकल वुंड इन्फेक्शन है तो पोस्ट ऑपरेशन या ट्रॉमा के केसेस में देखने को मिलेगा, वहाँ पे पल्स और स्वैप का जो लैब डायग्नोसिस है उसके थ्रू अपन चेक करेंगे और ESBL कवरेज यहाँ पे नीडेड है, ठीक है। नेक्स्ट इज आर प्रोटीएज स्पीशीज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लॉन्ग आंसर में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी पूछा जाता है, पर्टिकुलर इसका कोई एक इन्फेक्शन या कोई एक लैब डायग्नोसिस या कुछ भी पूछ लेता है शॉर्ट नोट में भी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, अपना क्लेप्सिला निमोनिया भी और अपना प्रोटीएज स्पीशीज भी, ठीक है। चलो, so first we will see the introduction. Protease species are gram-negative, facultative, anaerobic bacilli belonging to the family Enterobacteriaceae. अब ये कौन से खानदान के हैं, ये भी अपना Enterobacteriaceae फैमिली के ही है, ये भी अपना ग्राम नेगेटिव है, फैकल्टेटिव एनोरोबिक बेसिलाई है, मिले तो ठीक ना मिले तो भी ठीक, हम खुश हैं। नोटेबल फॉर देयर स्वामिंग मोटेलिटी, और बहुत ही प्रचलित है ये अपनी स्वामिंग मोटेलिटी के लिए, ऐसे कुछ चक्के कूद कूद के चलने के लिए प्रचलित है। क्या कराते हैं अपना, ये यूरियस का प्रोडक्शन करा देते हैं। मोस्ट कॉमन पैथोजेनिक स्पीशीज इंक्लूड प्रोटीज मिराबिलिस और प्रोटीज वल्गैरिस, तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी स्पीशीज हैं जिसको अपन पैथोजेनिसिटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। एक अपनी प्रोटीज मिराबिलिस है जो अपना यूटीआई कराती है, और प्रोटीज वल्गैरिस अपना मोर ड्रग रेसिस्टेंट है और नॉस्कोमियल इन्फेक्शंस कराती हैं, ठीक है। चलो, they are opportunistic pathogens frequently isolated from UTI infections, wound infections and hospital acquired infection। तो कहाँ से आ रहे हैं ये, एक तो अपना हो गया UTI इन्फेक्शन, वुंड इन्फेक्शन और एक अपना हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है। शेप देखेंगे तो ये कैसे, लॉन्ग है, स्लेंडर है, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है। फटाक से क्विक रिवीजन बताओ मुझे, क्लेप्सिलिया निमोनिया का शेप कैसा था, शॉर्ट थे, थिक बेसिलाई थे, ठीक है, और कैसे सिंगल पाए जा रहे थे और या फिर शॉर्ट चेन में, तो ये भी मोस्टली सिंगल पाए जाते हैं और शॉर्ट चेन में पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखो। देखो मैं साथ साथ रिवाइज कराते जा रही हूँ, पिछला भी रिवाइज करा रही हूँ, ठीक है। मोटेलिटी देखेंगे तो हाईली मोटाइल होंगे और स्वामिंग टाइप की इसमें अपने को मोटेलिटी मिलेगी, ठीक है, और नॉन इनहिबिटरी मीडिया में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे तो स्पोर इसका नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, नॉन कैप्सुलेटेड है, और कुछ एक स्ट्रेन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं अपना कैप्सूल, ठीक है। फ्लैजिला इसके कैसे होते हैं, पेरिट्राइकस फ्लैजिला है। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये स्वाम करते हैं मॉइस्ट अगार में, स्ट्रॉन्ग अमोनिया जैसी ओडर भी रिलीज करते हैं, ठीक। रेजिस्टेंस देखेंगे तो रेजिस्टेंट टू बाइल सॉल्ट, अब ये अपने बाइल सॉल्ट में नहीं घुलेंगे, ये उससे नहीं मरेंगे बाइल सॉल्ट से, ठीक है, उससे ये रेजिस्टेंट है। देखो, अलाउइंग ग्रोथ इन इंटेस्टाइनल एनवायरनमेंट, और इस वजह से ये इंटेस्टाइन में बहुत इजीली ग्रो कर जाते हैं। प्रोड्यूस यूरिएस मेकिंग यूरिन अल्कलाइन, और ये यूरिएस का इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, कि यूरिन अपनी अल्कलाइन हो जाती है, इन प्रमोटिंग स्ट्रूवाइट स्टोन फॉर्मेशन, और ये अपने स्ट्रूवाइट स्टोन फॉर्मेशन में भी बहुत ज़्यादा कारगर है, उसे प्रोड्यूस कराने में, ठीक है, बहुत मदद करते हैं स्ट्रूवाइट स्टोन बनाने में, ठीक, कौन, अपने प्रोटीएज, ठीक। और नेक्स्ट अपन देखते हैं पी वल्गैरिस शोज हायर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक देन पी मिराबिलिस। अब देखो अपने जो वल्गैरिस वाली स्पीशीज है वो ज्यादा ड्रग रेजिस्टेंट होती है बजाय किसके, मिराबिलिस की, ठीक है। ऑफन रेजिस्टेंट टू एम्पिसिलिन फर्स्ट जनरेशन, सिफालोस्पोरेंस एंड नाइट्रोफ्यूरेटोनिन, तो इतनी सारी ड्रग्स के ये क्या होती है, अपने रेजिस्टेंट होती है बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली, ठीक है। पैथोजेनिसिटी एंड वायलेंस फैक्टर देखेंगे तो बस यूरिएस, फिम्ब्रे, हिमोलाइजिन, स्वामिंग मोटेलिटी, एंडोटॉक्सिन, प्रोटीएजेस, ठीक है, इतनी सारी इसकी क्या होती है, अपनी पैथोजेनिसिटी होती है और ये वायलेंस फैक्टर होती है। फंक्शन देखेंगे तो यूरिएस का काम क्या होगा, हाइड्रोलाइजेस यूरिया, पीएच बढ़ा देना और किडनी स्टोन का फॉर्मेशन कराना, ठीक। देखो
फिम्ब्रे का काम क्या रहता है? एडेशन कराना, तो ये अपने यूरिनरी ट्रैक्ट के एपिथेलियम से चिपकने का काम करेगी, ठीक है। हीमोलाइसिन क्या कराएगी? कॉज साइटोटॉक्सिक इफेक्ट। स्वामिंग मोटेलिटी फैसिलिटेट्स स्प्रेड अक्रॉस द म्यूकोजल सरफेस, और ये कूद कूद के ना चलने के काम करेंगे बहुत ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। स्वामिंग मोटेलिटी का यूज़ करके ये अपने कूद कूद के उछल उछल के जहाँ मर्जी वहाँ चले जाएंगे, फैल जाएंगे म्यूकोसा से। देखो एंडोटॉक्सिन का काम क्या कर? ट्रिगर्स इन्फ्लेमेशन एंड सेप्टिक शॉक इन सीवियर इन्फेक्शन। अब ये क्या करते हैं? सीवियर बहुत ज़्यादा जब इन्फेक्शन बढ़ जाए तो इन्फ्लेमेशन कराते हैं और सेप्टिक शॉक की कंडीशन भी क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रोटीएजेस। तो ये डिग्रेड करते हैं अपनी जो इम्यूनोग्लोबिन ए है और होस्ट के प्रोटीन को ये डिग्रेड करने का काम करते हैं, ठीक। क्या क्या डिजीज कॉज होती है इससे फटाफट से देखेंगे। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन स्पेशली इन कैथेटराइज्ड पेशेंट्स, यूरोलिथियासिस ड्यू टू यूरियस एक्टिविटी लीडिंग टू स्ट्रोमाइड स्टोन, ठीक है। वुंड इन्फेक्शन ऑफन नोस्कोमियल एंड पॉलीमाइक्रोबियल, ये जरूरी नहीं अकेले ही काम करे, और भी बैक्टीरिया वायरस साथ में मिला के और भी बैक्टीरिया साथ में मिलके वुंड इन्फेक्शन में ये अपना पॉलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन कराते हैं, ठीक है। सेप्टिसीमिया कैन ऑकर इन इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट, और इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट में सेप्टिसीमिया हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट अपना निमोनिया। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया काम कराते हैं इनका, ठीक है। इनका काम क्या है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया कराना। ओटाइटिस मीडिया और एक्सटर्ना ये भी कराते हैं, ओकेजनली कॉज बाय प्रोटियस इन क्रॉनिक इन्फेक्शन। अब मान लो कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट हो तो उस कंडीशन में ये ओटाइटिस मीडिया या एक्सटर्ना भी करा सकते हैं, वहाँ का भी इन्फेक्शन करा सकते हैं, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी देखेंगे तो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सॉइल, वाटर, सीवेज एंड इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये? सॉइल में, मिट्टी में, पानी में, सीवेज में जो नालियाँ हैं, गंदगी है, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ह्यूमन और एनिमल के, तो इतनी जगह ये पाए जाते हैं। नोस्कोमियल स्प्रेड वाया हैंड्स ऑफ हेल्थ केयर पर्सनल्स, कंटामिनेटेड कैथेटर एंड इंस्ट्रूमेंट। अब देखो बस हेल्थ केयर गिवर्स होते हैं उनके हाथों के थ्रू ही ये मोस्टली इन्फेक्शन फैलता है। कॉमन इन पेशेंट्स विद लॉन्ग टर्म कैथेटराइजेशन, न्यूरोजेनिक ब्लैडर, डायबिटीज और इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज कंडीशन। अब मान लो जिसके ब्लैडर में दिक्कत हो, न्यूरोजेनिक मतलब सही से उसकी क्लीनिंग नहीं हो रही हो ब्लैडर की, ठीक है, ब्लैडर पूरा एम्प्टी नहीं हो पा रहा हो, लॉन्ग टर्म कैथेटराइजेशन हो, पेशेंट जो है बहुत लंबे समय से कैथेटर में पड़ा हुआ है, ठीक, डायबिटीज है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कोई कंडीशन है, उस केसेस में जल्दी इन्फेक्शन होने के चांसेस है। लैब डायग्नोसिस में देखेंगे तो स्पेसिमेन अपन देखते हैं तो यूरिन, पल्स, ब्लड, रेस्पिरेटरी सैंपल्स। कल्चर देखेंगे तो स्वामिंग ग्रोथ ऑन ब्लड अगार एंड मैकोंकी अगार, ठीक है। नेक्स्ट अपन ग्राम स्टेन देखेंगे तो ग्राम नेगेटिव रॉड्स, यूरियस टेस्ट पॉजिटिव आएगा, टीएसआई टेस्ट में अपने को H2S का प्रोडक्शन मिलेगा और ग्लूकोज फर्मेंटर में अपना एल्कलाइड या फिर एसिडिक विद H2S, ये अपने को चीज़ें केमिकली देखने को मिलेगी, ठीक है। मोर्टेलिटी देखेंगे तो मोर्टेलिटी टेस्ट में क्या? कैरेक्टरिस्टिक स्वामिंग, उछल उछल के कूद कूद के चलने वाला जो हैबिट है इनका, ठीक है, वो पॉजिटिव मतलब पाया जाएगा। इंडोल टेस्ट में पी वल्गैरिस जो है वो इंडोल पॉजिटिव है, बल्कि पी मिराबेलिस जो है वो इंडोल नेगेटिव आएगी, ठीक है। एपीआई देखेंगे तो अपने ये कुछ स्ट्रेन होते हैं उसके अकॉर्डिंग अपन करते हैं, तो फॉर स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन एंड ड्रग सेंसिटिविटी अपन API 20E वीटेक और PCR टेस्ट करते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक और उसकी क्लास देखेंगे तो ट्रीटमेंट में एमिनोग्लाइकोसाइड्स हो गए, थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन हो गई, ठीक है, कार्बापेनिन्स हो गई और एवॉइड हो गई। तो इतनी सारी चीज़ें अपने को अवॉइड क्या करनी है? देखो जो अपना नाइट्रोफ्यूरेटोइन है उसको अपने को अवॉइड करना है, इनइफेक्टिव ड्यू टू यूरियस एक्टिविटी। अब ये हमें अवॉइड क्यों करनी है? क्योंकि वहाँ पे अपना यूरियस एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है, यूरियस का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है जिसकी वजह से अपने को ये अवॉइड करनी है। चलो नेक्स्ट अपनी स्पीशीज है यर्जीनिया स्पीशीज, और ये अपना प्लेग कराने के काम आती है, ठीक है। यर्जीनिया पेस्टिस मोस्ट कॉमनली आपने सुना होगा, ये अपना प्लेग कराती है, और भी इसकी कुछ स्पीशीज है जो और भी बीमारियां कराती है, तो वो भी देखेंगे हम, ठीक है। हम पूरी की पूरी यर्जीनिया पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन देखेंगे तो यर्जीनिया इज ए जीनस ऑफ ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई, ठीक है। अब ये कैसे बैसिलाई है? कोकोबैसिलाई है, ठीक है, कोकस वाले बैसिलाई, ठीक है।
बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ एंट्रोबैक्टीरियसी। अब ये भी अपने ग्राम नेगेटिव है और कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, अपना एंट्रोबैक्टीरियसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ग्राम नेगेटिव है और कैसे हैं, कोकोबैसिलाई हैं। पैथोजेनिक स्पीशीज इसकी देखेंगे जो कि जूनोटिक या फूड बॉर्न इन्फेक्शन करा सकती। मोस्ट नोटेबल आर यर्जीनिया पेस्टिस जो अपना प्लेग कराएगी, ब्यूबोनिक प्लेग, सेप्टिसिमिक या निमोनिक प्लेग भी होता है, 3 टाइप के प्लेग होते हैं अपने, ठीक है। यर्जीनिया एंट्रोकोलिस कोल्टिका सॉरी एंट्रोकोलाइटिका ये अपना कॉज कराता है गैस्ट्रोएंटेराइटिस, और यर्सीनिया जो स्यूडोट्यूबरक्लोसिस है ये अपना मेसेंट्रिक लिम्फेडेंटाइटिस कराता है, ठीक है, लिम्फ का स्वेलिंग कराना, ठीक है, वहां का इन्फ्लामेशन। Yersinia infections are zoonotic and transmitted through contact with animals, flea bites और contaminated food and water। अब ये कैसे फैल रहा है, देखो ये अपना जूनोटिक है, पहले तो जानवरों से फैलने वाला है, ठीक है। कैसे होगा, जब हम किसी जानवर के कांटेक्ट में आएंगे, फ्ली बाइट से, ठीक है, कंटेमिनेटेड फूड या वाटर से भी फैलता है। तो ये मिथ भूल जाओ कि प्लेग सिर्फ और सिर्फ जानवरों से फैलता है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से भी फैलता है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी देखेंगे फटाफट से इसकी, तो शेप कैसा है इसका, शॉर्ट है, प्लियोमॉर्फिक है, ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई है। अरेंजमेंट तो ये सिंगल और शॉर्ट चेन है। मोटालिटी तो मोटाइल, देखो 22 से 25 डिग्री अगर टेम्परेचर है मौजूद तो वो मोटाइल है, और अगर 37 डिग्री तक चला जा रहा है टेम्परेचर तो वो नॉन मोटाइल हो जाते हैं, ठीक है। स्पोर फॉर्मिंग नहीं है, ये नॉन स्पोर फॉर्मिंग है। कैप्सूल में जो वाइट पेस्टिस है इसमें F1 एंटीजन के प्रोटीन कैप्सूल पाए जाएंगे। कैसा अपीयरेंस है इसका, सेफ्टी पिन अपीयरेंस है, तो ये ऐसे दिखाई देंगे, ठीक। अब विथ बाइपोलर स्टेनिंग, स्पेशली बाइपोलर स्टेनिंग किसमें देखने को मिलेगी अपनी को, वाइट पेस्टिस में, यर्जीनिया पेस्टिस में दिखाई देगी। कल्चर तो ग्रोज वेल ऑन ऑर्डिनरी मीडिया, स्लो ग्रोइंग एट 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलो इतना समझ में आया, और जहां भी देखो अगर नहीं समझ में आ रहा हो कुछ तो बिल्कुल मुझे किसी भी मोमेंट कमेंट करो यार, अगर मैंने कुछ गलत पढ़ाया हो, गलत कहा हो तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और कुछ और भी मुझे अगर तुम्हें लगे कि मुझे इसमें ऐड ऑन करना चाहिए तो बिल्कुल यार, योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम, ज़रूर कमेंट करो। देखो कमेंट करते हो ना, मुझे भी थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलती है, इंकरेजमेंट मिलती है कि मुझे थोड़ा और बेटर करना चाहिए और अच्छे कंटेंट बनाने चाहिए, ठीक है। और देखो फ्री कंटेंट है, मुझे इससे कुछ भी अर्न नहीं हो रहा है, ये सिर्फ मैं आप मेडिकोस की हेल्प के लिए डाल रही हूँ, जैसे कि जो बच्चे साल भर नहीं पढ़ पाते हैं अच्छे से, या फिर जिन्हें क्विक रिवीजन चाहिए, जो AIPGT या PMT या नीट PG की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जो FMG की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छा है, ज़रूर देखना, क्योंकि ये आपको देगा क्विक रिविजन विथ कंप्लीट नॉलेज, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग है, बहुत कम टाइम पीरियड में बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं अपना रेजिस्टेंस। तो वाइट पेस्टिस इज किल्ड बाय हीट 55 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट। अब देखो अगर इन्हें हम 15 मिनट तक 55 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे रखते हैं तो ये मर जाते हैं, और कॉमन डिसइंफेक्टेंट से भी इन्हें मार सकते हैं, ठीक है। सेंसिटिव टू सनलाइट, ड्राइंग एंड एसिडिक पीएच। अब ये अपने सेंसिटिव होते हैं अपने सनलाइट के लिए, ड्राइंग से सुखा देने से भी ये मर जाएंगे और एसिडिक पीएच से भी, ठीक है। F1 कैप्सुलर एंटीजन प्रोवाइड्स एंटीफाइगोसाइटिक प्रॉपर्टीज। अब ये अपने जो F1 कैप्सुलर एंटीजन है जो वाइट पेस्टिस में थे, वो कैसे होते हैं, अपने एंटीफाइगोसाइटिक प्रॉपर्टीज के होते हैं, मतलब इस कैप्सूल की वजह से फाइगोसाइटोसिस के थ्रू ये नहीं मर सकते। अब ये जो वाई एंट्रोकोलाइटिका है और जो वाई स्यूडोट्यूबरक्लोसिस है कैन सर्वाइव इन रेफ्रिजरेटेड फूड मेकिंग देम कोल्ड टॉलरेंट। अब देखो कितनी बड़ी बात है, जो तुम कई दिन तक खाना रख रख के फ्रिज में खा रहे हो उस वजह से भी तुम्हें गैस्ट्राइटिस हो सकता है, या फिर तुम्हारा स्यूडोट्यूबरक्लोसिस से जो भी इन्फेक्शन होता है, ये सारी चीज़ें तुम्हें हो सकती है। मतलब वाई पेस्टिस हो सकता है उसमें प्रेजेंट, या वाई एंट्रोकोलाइटिका हो सकता है, या वाई स्यूडोट्यूबरक्लोसिस वहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि ये तुम्हारी रेफ्रिजरेटेड फूड कंटेंट में पाए जाने वाले चीज़ें हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है तुम्हारे ऐसे फूड में पाए जाएंगे जो रेफ्रिजरेटेड है, मतलब ये फ्रिज
के टेम्परेचर के लिए आराम से टॉलरेंट है उनके लिए, ठीक है। तो ऐसी जगह पे या ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें। बेसिकली मैं स्पेशली कह रही हूँ मेडिकोस तुम लोग से और कॉमन पब्लिक से भी कह रही हूँ कि बहुत दिन तक या बहुत लंबे समय से रखा हुआ रेफ्रिजरेटेड फूड ना कंज्यूम करें। ये जो फ्रोजन फूड खा रहे हो दैट इज़ रियली वेरी बैड थिंग। आप ये सोचो, एक फ्रेश फूड है, ठीक है, और एक रेफ्रिजरेटेड फूड है, एक फ्रोजन फूड है, ठीक है। सो डू यू थिंक दैट इट मस्ट कंटेन द सेम न्यूट्रिएंट्स दैट a fresh one contains? No, it does not contain the same nutrients as the fresh one contain, and also it may contain many bacteria that are tolerant to the cold temperature, ठीक है। So avoid frozen, avoid refrigerated food which is stored for a long time or even for the short period, avoid लाइक बासी खाना, फ्रिज में रखा हुआ खाना, वी शुड अवॉइड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं पैथोजेनिसिटी और वायलेंस फैक्टर। F1 एंटीजन कैप्सूल है प्रोटीन का बना हुआ, तो ये अपना क्या कराएगा, एक तो सिर्फ और सिर्फ अपने वाई पेस्टिस में पाया जाता है, ठीक है, और अपना ये एंटीफैगोसिटिक फैक्टर है अपना किसका, वाई पेस्टिस का, ठीक है। यर्जीनिया आउटर प्रोटीन इनहिबिट्स फैगोसाइटोसिस, साइटोकाइनिन प्रोडक्शन एंड मैक्रोफेज एक्टिविटी कराने में काम करता है ये, ठीक। अब अपना वी और जो डब्ल्यू एंटीजन है रेजिस्टेंट टू इंट्रासेलुलर किलिंग। अब अपने जो इंट्रासेलुलर मतलब जो सेल के अंदर जो भी मैकेनिज्म से अपन बैक्टीरिया को मार देते हैं, तो ये जो एंटीजन इसमें प्रेजेंट है उसकी वजह से इंट्रासेलुलर किलिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। एंडोटॉक्सिन अपने लिपोपॉलीसेक्राइड प्रेजेंट है, इंड्यूस फीवर और शॉक, यूरिएज एंड इन्वेजन्स असिस्ट इन्वेशन एंड कोलोनाइजेशन। अब ये क्या कराएगा, अपना असिस्ट कराएगा अपना इन्वेशन, सेल के अंदर घुसना, और कोलोनाइजेशन उनका आबादी बढ़ाना, ठीक है। टाइप 3 सिक्रेशन सिस्टम इसमें पाया जाता है, इंजेक्ट्स वायलेंस प्रोटीन इनटू द होस्ट सेल। अब ये इंजेक्शन लगाएंगे, बड़े तेज है, टाइप 3 सिक्रेशन सिस्टम से ये इंजेक्शन लगाएंगे, अपना वायलेंस फैक्टर को होस्ट सेल में घुसाएंगे, याद कर लो, ठीक है। डिजीज कॉज बाय यर्जीनिया पेस्टिस, देखो क्या क्या हो सकता है, तो मैंने बताया था 3 तरह के प्लेग होते हैं अपना, एक तो होता है ब्यूबोनिक प्लेग, सेप्टिसेमिक और अपना एक निमोनिक प्लेग, ठीक है। क्या क्या अपने को क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे, ब्यूबोनिक प्लेग में अपने को देखने मिलता है पेनफुल स्वॉलन लिम्फ नोड्स, ब्यूबोप्स, ठीक है, जिसको अपन ब्यूबोप्स बोलते हैं। इसमें क्या क्या होगा, फीवर होगा, चिल होगा, बैक्टीरिया देखने को मिलेगी। सेप्टिसेमिक प्लेग में क्या मिलेगा, डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन या डीआईसी या गैंग्रीन, ब्लैक डेथ, ठीक है, जिसको अपन ब्लैक डेथ बोलते हैं, वो भी देखने को मिल सकता है सेप्टिसेमिक प्लेग में, ठीक है। निमोनिक में क्या मिलेगा, हाईली कॉन्टेजियस फीवर, कफ, हेमोप्टाइसिस और रेस्पिरेटरी फेलियर तक हो सकता है, तो ये तो अपना निमोनिक प्लेग। यर्सीनिया एंट्रोकोलाइटिका में क्या होगा, अपने को देखने को मिलेगा एंट्रोकोलाइटिस हो जाएगा, मिसेंट्रिक लिम्फेडेंटिस हो गया, और अपना सेप्सिस, ठीक है। वाटरी ब्लडी डायरिया, फीवर, एब्डोमिनल पेन, और ये एब्डोमिनल पेन ऐसा होता है जैसे अपेंडिक्स की कंडीशन में होता है, ठीक है, जैसे अपेंडिसाइटिस में जो पेन होता है ये वैसा पेन होता है एंट्रोकोलाइटिस में, यर्सीनिया एंट्रोकोलाइटिका के इन्फेक्शन में, ठीक है। सेप्सिस में देखेंगे तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज या जो आयरन ओवरलोड पेशेंट होते हैं उनमें देखने को मिलेगा। अब यर्सीनिया ट्यूबरकुलोसिस क्या कराएगा, अपना बिजेंट्रिक लिम्फेडाइटिस, ठीक है, ये अपना कराता है लिम्फ का इन्फ्लामेशन, ठीक। रियरली कॉज सिस्टमिक इन्फेक्शन, और ये पर्टिकुलर सिस्टमिक इन्फेक्शन रियरली कॉज कराता है, ये है कॉजेज सेल्फ लिमिटिंग गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ठीक है, ये बेसिकली अपना गैस्ट्रोएंटेराइटिस कराता है या फिर मेजेंट्रिक लिम्फेडाइटिस कराता है, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी देखेंगे तो कौन से कहाँ पाए जाएंगे, कैसा मोड ऑफ ट्रांसमिशन है और क्या सोर्स है इसके, तो वाई पेस्टिस जो है, यर्सीनिया पेस्टिस है, वो अपना जूनोटिक है, रैट्स और रोडेंट्स या फ्लीस से ह्यूमन में आती है। तो वाई पेस्टिस इज डायरेक्टली नॉट ट्रेवलिंग फ्रॉम रैट्स एंड रोडेंट्स, इट हैज़ अ मिडिल मैन दैट इज़ योर फ्लीस, ठीक है, जो टिक्स होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके थ्रू ये ह्यूमंस में ट्रैवल करते हैं, ठीक है, ट्रांसमिट होते हैं। वाई एंट्रोलेटिका में देखेंगे तो कॉन्टैमिनेटेड पोर्क, मिल्क और वाटर से फैलता है, और स्यूडो ट्यूबरकुलोसिस वाला अपना फिको ओरल रूट के थ्रू, कॉन्टैमिनेटेड वेजिटेबल और वाटर के थ्रू फैलता है। एंडेमिक एरियाज ऑफ प्लेग, अब देखो कहाँ कहाँ प्लेग हो सकता है, तो बेसिकली अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ अमेरिका और एशियन कंट्रीज़ में होता है। अब फिर से कह रही हूँ, देखो कितनी बड़ी बात है,
Why enterocoletica outbreaks associated with refrigerated foods due to cold tolerance? और ये कोल्ड के इतने टॉलरेंट होते हैं कि आराम से रेफ्रिजरेटेड फूड में जिंदा रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, बढ़िया खुशी से पलते फूलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसकी लैब डायग्नोसिस। तो स्पेसिमेन माइक्रोस्कोपी कल्चर कोल्ड एनरिचमेंट यूरियस टेस्ट मोटालिटी सीरोलॉजी मॉलिक्यूलर मेथड, तो इतनी चीजें अपन करेंगे अपना यर्जीनिया के लैब डायग्नोसिस में, ठीक है। अब देखो स्पेसिमेन ब्यूबो एस्पिरेट, लिम्फ से एस्पिरेट लेंगे जहाँ भी स्वेलिंग होगी लिम्फ की, ठीक है। ब्लड से, स्प्यूटम से, स्टूल से, बेस्ड ऑन डिजीज कहाँ की इन्फेक्शन है वहाँ के अकॉर्डिंग अपन वहाँ से स्पेसिमेन कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक ग्राम स्टेन, तो ये ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है। वाइसन स्टेन में अपने बाइपोलर और सेफ्टी पिन अपीयरेंस देंगे। कल्चर में देखेंगे तो मैककॉन्की में और ब्लड अगार में वाई पेस्टिस जो है वो बहुत स्लोली ग्रो करता है 37 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में। कोल्ड एनरिचमेंट पे अपना वाई एंट्रोकोलाइटिका प्रिफर्स 4 डिग्री सेल्सियस इंक्यूबेशन। अब देखो जो फ्रोजन फूड है तुम्हारा उसको समझो ऐसा कि ये 4 डिग्री सेल्सियस में यहाँ वो सर्वाइव कर रहा है, इंक्यूबेट कर रहा है, ठीक है। यूरियस टेस्ट पॉजिटिव फॉर वाई एंट्रोकोलाइटिका, मोटालिटी मोटाइल एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड नॉन मोटाइल एट 37 डिग्री सेल्सियस। ये मोटाइल होंगे अपने 25 डिग्री सेल्सियस में और नॉन मोटाइल हो जाएंगे अपने 37 डिग्री सेल्सियस में। सीरोलॉजी देखेंगे तो एलिसा फॉर F1 एंटीजन, एंटी यर्जीनिया एंटीबॉडीज, ठीक है। मॉलिक्यूलर मेथड में पीसीआर इम्यूनोफ्लोरोसेंस फॉर रैपिड प्लेग डायग्नोसिस, बहुत जल्दी अगर डायग्नोस करना है रैपिड प्लेग डायग्नोसिस जैसे अपन ने कोविड के केसेस में किया तो उस केस में अपने को इम्यूनोफ्लोरोसेंस और अपना पीसीआर टेस्ट करना है, ठीक है। ट्रीटमेंट देखेंगे तो स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गई, डॉक्सीसिलिन हो गई, टेट्रासिलिन हो गई, क्लोरामफेनिकॉल हो गई, अपनी जेंटामाइसिन हो गई, तो ये सारी हम बेसिकली यूज़ करते हैं। और सपोर्टिव केयर में अपने को न्यूमोनिक और सेप्टिसिमिक फॉर्म में अलग अलग ट्रीटमेंट देना है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अब माइल्ड एंट्राइटिस है तो सेल्फ लिमिटिंग होता है, ये सपोर्टिव केयर से ठीक हो जाएगा। और अगर सीवियर या सिस्टमिक इन्फेक्शन है तो सिफ्रोफ्लॉक्सिन या फिर अपना सिफ्रोक्सिन या फिर अपना डॉक्सीसिलिन यूज़ करना है। प्रिवेंटिव देखो इसका प्रिवेंशन कैसे होगा, तो बेसिकली पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर फूड हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेग एंडेमिक जोन का ख्याल रखना पड़ेगा और अपना कीमोप्रोफाइलेक्सिस वैक्सीन या फिर हाई रिस्क इंडिविजुअल जो है उनको हमें बचा के रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल गो विद द पेस्ट्रेलिया। Pasteurella is a genus of gram-negative facultatively anaerobic cocobacilli commonly found in the normal flora of the upper respiratory tract and GI tract of animals such as cat, dogs and poultry. Basically ये अपने ग्राम नेगेटिव है, फैकल्टेटिव क्या है, एनारोबिक है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव है, फैकल्टेटिवली एनारोबिक कोकोबैसिलाई है और कहाँ पाए जाते हैं, ये नॉर्मल फ्लोरा है अपने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का और जो अपने एनिमल्स है कैट, डॉग और पोल्ट्री के एनिमल्स है उनके जीआई ट्रैक्ट के ये कॉमन फ्लोरा है, नॉर्मल फ्लोरा है। इट इज जूनोटिक मीनिंग इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन। अब देखो ये अपने एनिमल्स से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो सकते हैं प्राइमरली वाया बाइट्स और स्क्रैचेस। बिल्ली ने नाखून मारा, ठीक है, कुत्ते ने नाखून मारा, इस तरह से भी ये फैल सकते हैं, ठीक है। स्क्रैच से भी, बाइट से भी, काट लिया तो भी फैल जाएगा, ठीक है। पेस्ट्रेलिया मल्टोसिडा causes soft tissues infections, cellulitis, abscesses and rarely septicemia of respiratory infections। मतलब ये बेसिकली अपने रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कराते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो इसको फर्स्टली देखो आइसोलेट किया था अपने लुइस पास्चर ने, तो उन्हीं के नाम पे इसको पास्ट्रेलिया नाम दिया गया है। वाइल स्टडिंग फाउल कॉलरा एंड द जीनस वाज नेम इन हिज ऑनर। अब ये अपने कॉलरा की स्टडी कर रहे थे उसी टाइम पे इन्हें ये मिल गया, ये जीनस उन्होंने ढूंढ लिया, ठीक है, ये स्पीशीज उन्हें मिल गई, तब ये इसीलिए इनके नाम पे पड़ गया। इसका जीनस का नाम इनके नाम पे है, अपने लुइस पास्चर सर के नाम पे है, इसीलिए उसको पास्ट्रेलिया बोलते हैं, ठीक है। जीनस किसके नाम पे पड़ा हुआ है, लुइस पास्चर के नाम पे, ठीक है। मॉर्फोलॉजी अपन देखेंगे तो शेप इसका कैसा है, स्मॉल है, प्लियोमॉर्फिक है, ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई है, सिंगल पेयर या शॉर्ट चेन में पाए जाते हैं। ग्राम स्टेनिंग तो ये ग्राम नेगेटिव है। मोटालिटी देखेंगे तो ये नॉन मोटाइल है, कैप्सुलेटेड है, नॉन स्पो फॉर्मिंग है। स्टेनिंग स्पेशलिटी इसकी क्या है, बाइपोलर स्टेनिंग है, ये सेफ्टी पिन अपीयरेंस देते हैं विथ मेथाइलिन ब्लू और वाइजन स्टेन, ठीक है।
नेक्स्ट अपन देखते हैं ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, तो ये फैकल्टेटिव एरोब है। अब देखेंगे इसके रेजिस्टेंट, तो ये हीट रेजिस्टेंट होते हैं, तो किल्ड एट 60 डिग्री सेल्सियस इन 10 मिनट। 10 मिनट में ये 60 डिग्री सेल्सियस में ये मर जाएंगे, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट, तो ये सेंसिटिव होते हैं अपने कॉमन डिसइंफेक्टेंट के लिए, कॉमन डिसइंफेक्टेंट से ये मर जाएंगे। इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी देखेंगे तो डज नॉट सर्वाइव लॉन्ग इन ड्राई कंडीशन, सूखी जगह पे ये ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी देखेंगे तो सेंसिटिव टू पेनिसिलिन्स, टेट्रासिलिन्स एंड सिफालोस्पोरिन्स, ठीक। रेजिस्टेंस में अकर इन स्ट्रेन आइसोलेटेड फ्रॉम एनिमल्स एक्सपोज टू एंटीबायोटिक्स। अब देखो ये एनिमल एक्सपोज टू एंटीबायोटिक्स मतलब उन स्ट्रेन्स की बात करेंगे जहाँ पे हम एनिमल एक्सपोज है, ठीक है, एंटीबायोटिक्स से, ये उनके रेजिस्टेंट होते हैं। पैथोजेनिसिटी और वायलेंस फैक्टर्स का क्या क्या है, कैप्सूल हो गया, एंडोटॉक्सिन हो गया, अपना पीएमटी हो गया, मल्टोसिडा टॉक्सिन हो गया, अपने पेस्ट्रोलिया, ठीक है। आयरन एक्विजिशन सिस्टम हो गया, एडिनेंस हो गए और अपने फिम्ब्रे हो गए। तो इतनी सारी चीजें इनकी वायलेंस फैक्टर में आएगी। फंक्शन देखेंगे, कैप्सूल का काम है एंटीफाइगोसेटिक जो परफॉर्म करता है फंक्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर इवेडिंग इम्यून सिस्टम है। एंडोटॉक्सिन क्या कराएंगे, फीवर कॉज कराएंगे, इन्फ्लामेशन और शॉक कॉज कराएंगे। अब ये अपने अपोटेंट डर्मोनेक्रोटिक टॉक्सिन है, मतलब ये नेक्रोसिस कराएंगे किसका, अपने अफेक्टिंग जो जो भी जहाँ पे भी इन्फेक्शन होगा वहाँ के बोन का और अपने कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। आयरन एक्वाइजिशन सिस्टम में क्या होगा, अलाउ बैक्टीरियल सर्वाइवल इन होस्ट बाय सिक्वेस्ट्रिंग आयरन, मतलब ये उस आयरन को कंज्यूम करते हुए उसमें ये कब्जा जमाते हुए वहाँ पे ये सर्वाइव कर जाएंगे, ठीक है। एडिजेंस और फिम्ब्रे का काम क्या है, कॉलोनाइजेशन कराना और होस्ट सेल से चिपकने का काम कराना, ठीक है। अब क्या क्या डिजीज होती है इससे, तो बेसिकली देखो ये अपना लोकलाइज सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन कराते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन कराते हैं, सिस्टमिक इन्फेक्शन कराते हैं और जूनोटिक इन्फेक्शन कराते हैं, ठीक है। आफ्टर एनिमल बाइट और स्क्रैचेस स्पेशली कैट और डॉग कॉजेज सेलुलाइटिस, एब्सेस या लिम्फेजाइटिस, ठीक है। इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इट मे कॉज साइनसाइटिस, ऊटाइटिस, ब्रोंकाइटिस एंड निमोनिया, रियरली कॉज सेप्सिस, मेनिंजाइटिस, एंडोकार्डाइटिस स्पेशली इन हाई रिस्क इंडिविजुअल्स। जूनोटिक इन्फेक्शन इन एनिमल्स तो क्या क्या कराएगा, फाउल कॉलरा पोल्ट्री में, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया कैटल में और स्नफल्स इन रैबिट्स, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी देखेंगे तो नेचुरल हैबिटेट इसकी कहाँ है, ओरोफेरिंक्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ एनिमल्स स्पेशली कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है। ट्रांसमिशन एनिमल बाइट, स्क्रैचेस या लिकिंग ऑफ वुड, अगर कोई जानवर आपके कोई सी घाव को चाट रहा है तो भी ये इन्फेक्शन हो सकता है आपको, ठीक है। एट रिस्क पॉपुलेशन चिल्ड्रेन है, एल्डर्स है और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स है या पेट ओनर्स और वेटनेरियंस है, ठीक है। अब ग्लोबल प्रेजेंस में वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट है, ये हर जगह पाए जाते हैं और हाउस होल्ड पेट्स में ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक। लैब डायग्नोसिस में देखेंगे तो स्पेसिमेन, माइक्रोस्कोपिक कल्चर, कॉलोनी मॉर्फोलॉजी हो गई, बायोकेमिकल टेस्ट हो गए, सीरोटाइपिंग या पीसीआर या एलिसा का यूज करते हैं, ठीक है। स्पेसिमेन में अपन पस ले लेंगे, वुंड स्वैब ले लेंगे, ब्लड, स्प्यूटम डिपेंडिंग ऑन द साइट ऑफ इन्फेक्शन। माइक्रोस्कोपी में अपन देखेंगे तो ग्राम स्ट्रेन देखेंगे तो ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई दिखाई देगा विद बाइपोलर स्टेनिंग, बार बार कह रही हूँ, ऑस्ट्रेलिया में अपने को देखने को मिलेगा बाइपोलर स्टेनिंग, ठीक है। कल्चर में ग्रोज वेल ऑन ब्लड अगार एंड चॉकलेट अगार, ये मैककॉन्ग की अगार में ग्रो नहीं कर पाते हैं, ये अपने ब्लड अगार और चॉकलेट अगार में ग्रो करते हैं। कैसी ऑर्डर देते हैं, एक तो अपने स्मूथ होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं, नॉन हिमोलिटिक होते हैं, मस्टी और मूजी ऑर्डर देते हैं, ठीक है। अजीब सी दुर्गंध बोलते हैं ना, जो अजीब बहुत ही सिडन टाइप की अजीब सी स्मेल आती है, वैसी ऑर्डर देते हैं, ठीक है। बायोकेमिकल टेस्ट देखेंगे तो कैटलेज पॉजिटिव, ऑक्सीडेज पॉजिटिव, इंडोल पॉजिटिव और यूरियस नेगेटिव, ठीक है। सीरोटाइपिंग में अपन देखेंगे तो बेस्ड ऑन कैप्सुलर एंटीजन, तो कौन कौन से एंटीजन होते हैं इसका, ए बी डी ई एफ, इतने एंटीजन होते हैं, ठीक है। पीसीआर और एलिसा यूज करते हैं अपन रिसर्च आउटब्रेक स्पेशली एनिमल को पढ़ने के लिए, जानने और समझने के लिए, ठीक है। ट्रीटमेंट देखेंगे तो एमोक्सिसिलिन हो गई, पेनिसिलिन हो गई, डॉक्सिसिलिन हो गई, टेट्रासिलिन हो गई, थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन हो गई, लिवोफ्लॉक्सिसिन हो गई, ठीक है। इतनी सारी चीजें अपन यूज करते हैं अलग अलग कंडीशंस में। नेक्स्ट अपन प्रिवेंशन देखेंगे इसका, तो प्रॉपर केयर इन वॉशिंग ऑफ एनिमल बाइट्स एंड स्क्रैचेस, पहले तो जहाँ जिस जानवर ने काटा या स्क्रैच किया उसको तुरंत अच्छे से क्लीन करना है डिसइंफेक्टेंट का यूज करते हुए। प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं अपन फॉर हाई रिस्क इंडिविजुअल आफ्टर द कैट और डॉग के बाइट के बाद में। एजुकेटिंग पेट ओनर्स एंड एनिमल हैंडलर्स अबाउट द हाइजीन, और अपन उन्हें जो पेट ओनर है या फिर जो अपने केयर गिवर्स है, जो एनिमल हैंडलर्स है, उनको अपन हाइजीन के बारे में सिखा के भी इसे रोकथाम कर सकते हैं। वैक्सीनेशन इन एनिमल्स स्पेशली पोल्ट्री फॉर कंट्रोलिंग द पेस्ट्रुला आउटब्रेक्स, और जो अपने मतलब
जो भी पोल्ट्री है या वहाँ पे स्पेशली उन एनिमल को वैक्सीनेशन के थ्रू अपन इसे कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे हीमोफिलस। तो हीमोफिलस का काम क्या है? तो हीमोफिलस इज अ जीनस ऑफ ग्राम नेगेटिव प्लियोमॉर्फिक नॉन मोटाइल कोकोबैसिलाई और रॉड दैट आर फास्टिडियस इन देयर ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स। और ये कैसे होते हैं? अपने प्लियोमॉर्फिक होते हैं, अपने ग्राम नेगेटिव होते हैं, नॉन मोटाइल कोकोबैसिलाई है और रॉड है। और कैसे ये फास्टिडियस है, जैसे ही इन्हें जरूरत पड़ी एकदम धड़ल्ले से ग्रो कर जाते हैं ये, ठीक है। These organisms are part of the normal flora of the upper respiratory tract but can act as opportunistic pathogens causing a variety of respiratory, CNS and systemic infection। और ये अपने बहुत सारे इन्फेक्शन करा सकते हैं, मतलब बहुत सारी जगह का इन्फेक्शन करा सकते हैं, रेस्पिरेटरी का भी, CNS का भी और अपने अलग अलग सिस्टमिक इन्फेक्शंस करा सकते हैं। ये कैसे? अपने ये ऑपर्चुनिस्टिक पैथोजन है। देखो नॉर्मल फ्लोरा तो ये अपने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाए जा रहे हैं, बट मौका मिलते ही ये बाकी जगह स्प्रेड होकर इन्फेक्शन कॉज करा देते हैं, ठीक है। मोस्ट क्लिनिकली सिग्निफिकेंट स्पीशीज इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, जिसको अपन बोल देते हैं HIV, ठीक है, स्पेशली टाइप B, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीरियस इन्फेक्शन सच एज मेनिंजाइटिस, एपिग्लोटाइटिस, निमोनिया एंड सेप्टिसीमिया। अब देखो ये जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, बेसिकली इसकी भी जो टाइप B है, ठीक है, वो अपने मेजर इन्फेक्शन कराते हैं। कौन कौन से? मेनिंजाइटिस, एपिग्लोटाइटिस, निमोनिया और सेप्टिसीमिया। इसको अपन बोलते हैं हीमोफिलस। हीमो मतलब ब्लड, लविंग, ठीक है, हीमो मतलब ब्लड और ना फिलस मतलब लविंग। इन्हें खून से बहुत ज्यादा प्यार है। ब्लड डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स रिक्वायर्ड है इसके लिए, ठीक है, इसकी ग्रोथ के लिए। मॉर्फोलॉजी अपन फटाफट देखेंगे तो शेप इसकी कैसे होते हैं? प्लियोमॉर्फिक कोकोबैसिलाई है, शॉर्ट रॉड है, ग्राम रिएक्शन देखेंगे तो ग्राम नेगेटिव है, अरेंजमेंट देखेंगे तो ऑकर सिंगली और इन शॉर्ट चेन, मोटालिटी देखेंगे तो नॉन मोटाइल है, कैप्सूल इनकैप्सुलेटेड स्ट्रेन है, स्पेशली टाइप B जो है ज़्यादा वायलेंट होता है और ये ज़्यादा अच्छे से कैप्सुलेटेड होता है। स्पोर फॉर्मिंग देखेंगे तो नॉन स्पोर फॉर्मिंग होते हैं। स्पेशल स्टेनिंग देखेंगे तो डिफिकल्ट टू स्टेन, बेटर विजुअलाइज बाय द काउंटर स्ट्रेन्स, ठीक है। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट देखेंगे तो ये फैकल्टेटिव एनारोब्स है और ग्रोथ फैक्टर्स में रिक्वायर्ड होता है अपना फैक्टर X, जो हिम फैक्टर होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिक्वायर्ड है, और फैक्टर V जो अपने नेड फॉर ग्रोथ है, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसकी, ठीक। नेक्स्ट अपन रेजिस्टेंस देखेंगे तो हीट के लिए 10 से 60 डिग्री सेल्सियस में 10 मिनट में मारे जाएंगे। सेंसिटिव टू मोस्ट डिसइंफेक्टेंट्स, सेंसिटिव टू डेसिकेशन है, ड्राइंग से भी है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और अपनी एम्पेसिलिन हो गई, सिफेलोस्पोरिन हो गई, और ये सारी ड्रग्स से, ये एंटीबायोटिक से सेंसिटिव होते हैं। रेजिस्टेंस मैकेनिज्म, सम स्ट्रेन प्रोड्यूस बीटा लैक्टेमेज लीडिंग टू एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। पैथोजेनिसिटी और वायलेंस फैक्टर देखेंगे तो पॉलीसेकेराइड कैप्सूल में देखेंगे तो स्पेशली टाइप B कैप्सूल जो होते हैं अपने पॉलीराइबोजोइल राइबिटॉल फॉस्फेट, ठीक है, ये एंटीफाइगोसिटिक फैक्टर है किसका? अपना पॉलीसेकेराइड कैप्सूल जो बना होता है, इसका रोल ये होता है, ठीक है। ये बेसिकली इसका जो टाइप B कैप्सूल है वो इसके फेगोसाइटोसिस को बचाने में काम करता है, उसको फेगोसाइटोसिस में नहीं जाने देता है, ठीक है। पिलाई या फिम्ब्रे देखेंगे तो एड टू एडियरेंस, बस एडियरेंस का काम करता है ये रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में। एंडोटॉक्सिन देखेंगे तो ये अपना इंड्यूसेस इन्फ्लामेशन, फीवर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सेप्टिसीमिया। IgA प्रोटीएज है वो इन्वेड करेगा अपना, कैसे इन्वेड करता है? अपना म्यूकोसल इम्यूनिटी में बाय डिग्रेडिंग द IgA, ठीक है, ये अपने इम्यूनोग्लोबिन A को डिग्रेड करके इन्वेड कर जाता है म्यूकोसल इम्यूनिटी में और ये डिग्रेड कर देता है अपना सिक्रेटरी ऑफ IgA, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हेल्प इन इवेडिंग host defenses, maintaining structural integrity. Encapsulated strains are significantly more violent than the non-capsulated strain। अब ये जो कैप्सुलेटेड वाले होते हैं ना वो ज़्यादा वायलेंट होते हैं बजाय नॉन कैप्सुलेटेड स्ट्रेन से, ठीक है। तो क्या क्या डिजीज कॉज करते हैं अपना हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है? तो हल्के में मत लेना इन्हें, ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा को हल्के में मत लेना, खतरनाक प्राणी है ये, ठीक है। ये सर्दी खांसी जुकाम मत समझो इन्हें, ठीक है। मेनिंजाइटिस, एपिग्लोटाइटिस, निमोनिया, ओटाइटिस मीडिया, साइनोसाइटिस, सेलुलाइटिस, सेप्टिक अर्थराइटिस, तो ये गाना बना लो यार पूरा, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें ये कराता है। बैक्टीरियमिया, सेप्टिसीमिया, कंजक्टिवाइटिस और अपना कैंक्रोइड्स भी कराता है, ठीक। तो हीमोफिलस जो एजिप्टस हो गया और हीमोफिलस जो डकराई हो गई, ठीक है, ये अपने अलग अलग स्पीशीज हैं और ये अलग अलग इन्फेक्शन कराते हैं, ठीक है। मेनिंजाइटिस मेजर कॉज इन चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर ऑफ एज, स्पेशली जो अपना B वाला होता है वो फीवर, वॉमिटिंग, नेक और नेक की रिजिडिटी करा देता है, बच्चों में देखने को मिलता है 5 साल की कम उम्र के बच्चों में, ठीक है। एपिग्लोटाइटिस भी कराता है, एक्यूट इमरजेंसी इन चिल्ड्रन
सोर थ्रोट, ड्रूलिंग और स्ट्रिडोर, ठीक है। तो निमोनिया देखेंगे तो इन बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स ऑफन इन अंडरलेइंग सीओपीडी, जिनको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है ऑलरेडी, उनमें ये बहुत जल्दी निमोनिया करा देता है। ओटाइटिस मीडिया और साइनसाइटिस भी करा देता है। नॉन टाइपेबल स्ट्रेन से ये इन्फेक्शन होता है, ठीक है। सेलुलाइटिस, सेप्टिक अर्थराइटिस भी कराता है इन्फेंट और टोडलर्स में, ठीक है। जो टोडलर्स होते हैं और जो इन्फेंट्स होते हैं, जो नवजात बच्चे होते हैं या जो बहुत छोटे होते हैं, जो चलना फिरना भी सीख नहीं पाए हैं, उनमें ये क्या कराता है, अपना सेलुलाइटिस या सेप्टिक अर्थराइटिस करा देता है, ठीक है। बैक्टीरियमिया एंड सेप्टिसीमिया इन्वेजन इन्फेक्शंस इन अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन। अब जिनको देखो इन्फ्लुएंजा का भी अपना जो है जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, इनकी भी अपनी वैक्सीनेशन होती है कम एज में, ठीक है, बच्चों में कराई जाती है। तो जो नॉन वैक्सीनेटेड है उनमें ये बेसिकली बैक्टीरियमिया और सेप्टिसीमिया कराते हैं, जो कि वैक्सीनेटेड है उनमें ये बहुत जल्दी ये इन्फेक्शन नहीं करा पाते। अब कंजक्टिवाइटिस देखेंगे तो पिंक आई इन्फेक्शन बोलते हैं इसको अपन। कैंक्राइट्स देखेंगे तो अपना पेनफुल जेनाइटल अल्सर्स एंड इंग्वाइनल लिम्फेडेटाइटिस। एसटीडी इन एडल्ट्स, अब जिनको ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कराते हैं, ठीक है, तो ये जो एच डकराई है, याद रखना। एपिडेमियोलॉजी देखेंगे तो नेचुरल हैबिटेट नेजोफेरिंग्स ऑफ ह्यूमंस, कॉमेंजल्स हैं, ये अपने पैथोजन भी हो सकते हैं, कमेंजल्स भी हो सकते हैं। ट्रांसमिशन रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के थ्रू या डायरेक्ट कांटेक्ट से भी हो सकता है। एज ग्रुप मोस्टली इफेक्टेड जो बच्चे 5 साल से कम है या फिर जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज एडल्ट्स है। रिस्क फैक्टर देखेंगे तो लैक ऑफ वैक्सीनेशन, डे केयर सेंटर्स और पुअर हाइजीन की कंडीशन में ये फैल जाते हैं। ग्लोबल बर्डन देखेंगे तो बिफोर HIV वैक्सीन लीडिंग कॉजेज ऑफ पीडियाट्रिक मेनिंजाइटिस वर्ल्ड वाइड, और जब HIV की वैक्सीन नहीं आई थी तो ये लीडिंग कॉज था बच्चों में मेनिंजाइटिस का, ठीक है। लैब डायग्नोसिस में देखेंगे तो इस पर सबसे पहले अपन देखते हैं अपना स्पेसिमेन कलेक्शन, ब्लड, CSF, स्प्यूटम, कंजक्टिवल स्वैब्स डिपेंडिंग ऑन द साइट ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। माइक्रोस्कोपी में देखेंगे तो अपने को क्या क्या मिलेगा, ग्राम नेगेटिव प्लियोमॉर्फिक कोकोबैक्सीलाई देखने को मिलेगा। फेंट स्टेनिंग देखने को मिलेगी, बहुत ही धुंधली स्टेनिंग देखने को मिलेगी। बाइपोलर ओकेजनली होते हैं ये। कल्चर मीडिया देखेंगे तो ये ग्रो करते हैं अपना चॉकलेट अगार में। बोथ एक्स एंड वी फैक्टर्स इनमें जरूरी है। एक्स अपना ब्लड वाला हो गया, ठीक है, हिम हो गया, और वी वाला अपना नेड हो गया, तो ये दोनों इनको इंपॉर्टेंट है। नो ग्रोथ और न्यूट्रिएंट अगार अनलेस सैटेलाइट फिनोमिना विद स्ट्रेप्टोकोकल ओरियस, ठीक है, ओरियस के बिना प्रेजेंस के ये सैटेलाइट फिनोमिना के थ्रू ही अपन को दिखाई दे सकते हैं न्यूट्रिएंट अगार में, वरना ये दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। कॉलोनी मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो अपन स्मूथ, कॉन्वेक्स, जो मॉइस्ट और जो ट्रांसलूसेंट कॉलोनीज दिखाई देगी। बायोकेमिकल टेस्ट देखते हैं तो कैटलेज, ऑक्सीडेज, इंडोल, यूरिएज, नाइट्रेट रिडक्शन सब पॉजिटिव है। क्यूलेंट रिएक्शन देखेंगे और या फिर लेटेक्स एक्लिडेनेशन देखने को मिलेगी कैप्सूल टाइपिंग में। मॉलिक्यूलर में अपना PCR हो गया, एलिसा हो गया, PCR या जेनेटिक मार्कर्स भी यूज करते हैं अपन। सैटेलाइट फिनोमिना अपना H इन्फ्लुएंजा ग्रो नियर द कॉलोनीज ऑफ S aureus ऑन ब्लड अगार ड्यू टू द नेट रिलीज। अब ये जो अपना S aureus था ये नेट रिलीज करता है, तो वहां पे ये बस ऑपर्चुनिस्टिक है, वहां पे अपने को जनरली इसकी कॉलोनीज दिखाई देगी, ठीक है। ट्रीटमेंट देखेंगे तो फर्स्ट लाइन या अल्टरनेटिव अपना सिफ्रोक्सिन हो गया, अपना एमोक्सिसिलिन हो गई, और थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन हो गई, ठीक है। ट्रॉपिकल अपनी टॉपिकल एंटीबायोटिक्स हो गई, एजिथ्रोमाइसिन हो गई, ठीक है। ये सारी चीजें बेसिकली अपन यूज करते हैं अलग अलग इन्फेक्शन पे अलग अलग टाइप से, ठीक। इससे अगर लिखना हो, नोट डाउन करना हो तो वीडियो पॉज करके अपने नोट डाउन कर सकते हो, ठीक। अब प्रिवेंशन अपन देखते हैं तो वैक्सीनेशन अपन देखते हैं HIV कॉन्जुगेट वैक्सीन इंट्रोड्यूस इन इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल्स। शेड्यूल कैसा होता है इसका, गिवन एट 6, 10 एंड 14 वीक एंड बूस्टर एट 15 एंड 18 मंथ, ठीक है। कब कब देंगे, बच्चा जब 6 महीने का 6 हफ्ते का हो जाएगा, 10 हफ्ते का हो जाएगा और 14 हफ्ते का हो जाएगा, तब तब देंगे। बूस्टर इसकी देंगे 15 महीने से 18 महीने के बीच में, ठीक है। कीमोप्रोफाइलिक्सिस तो क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ मेनिंजाइटिस केस में रिम्फेपिंसिन हो गई अपनी, ठीक है, ये अपन यूज करते हैं। जनरल हाइजीन, अवॉइड शेयरिंग यूटेंसिल्स, बर्तन एक दूसरे के जूठे नहीं यूज करना है। कफ एटिक्वेट्स हो गए, हैंड हाइजीन हो गई, ठीक है। बेसिकली इस तरह से अपन कंट्रोल कर सकते हैं। वैक्सीनेशन हैज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड HIV रिलेटेड मेनिंजाइटिस वर्ल्ड वाइड, और ये अपनी जो वैक्सीन थी ये बहुत कारगर साबित हुई है वर्ल्ड वाइड मेनिंजाइटिस के रोकथाम में, ठीक है। समरी टेबल देखेंगे तो ये जो अपना B टाइप का मेनिंजाइटिस एपिग्लोटाइटिस निमोनिया कराएगा। पैरा इन्फ्लुएंजा वाला अपना माइल्ड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कराएगा। एजिप्टियस जो है वो अपना कंजक्टिवाइटिस कराएगा। ड्यूक्राई जो है वो अपना कैंक्रोइड कराता है STD में पेनफुल अल्सर के साथ। नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, दैट इज अवर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस।
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इंट्रोडक्शन देखेंगे तो ये अपना कैसे है, स्लो ग्रोइंग एसिड फास्ट एरोबिक बैक्टीरियम है जो कि अपना ट्यूबरकुलोसिस कराते हैं, क्रॉनिक ग्रेन्युलोमेटस डिजीज कराते हैं, अफेक्टिंग प्राइमरली द लंग्स बट कैन इवॉल्व एनी ऑर्गन्स। अब ये टीबी जो है सिर्फ और सिर्फ लंग्स की नहीं होती है, ये बाकी ऑर्गन की भी हो सकती हैं, ठीक है। प्राइमरली लंग की होती हैं बट अदर ऑर्गन्स में भी फैल सकती है। इसको किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट कोच ने 1882 में, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंट्रोडक्शन लिखना जरूर टीबी आए तो। इट रिमेन्स मेजर ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम, और ये आज की डेट में भी बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है ग्लोबल, वर्ल्ड वाइड, ठीक है। विद अ हाई बर्डन ऑफ डिजीज स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज, और जो अपनी जैसे इंडिया जैसी कंट्री है उनमें ये बहुत ही ज़्यादा एक बर्डन डिजीज है, बहुत ही ईजिली स्प्रेड होने वाली डिजीज है, ठीक है। The organism's hallmark features is the presence of mycloic acids in the cell wall giving it acidic fastness। अब ये एसिड फास्ट स्टेन को ले लेते हैं क्योंकि इसमें माइक्रोकिक अपना एसिड पाया जाता है। मॉर्फोलॉजी अपन देखते हैं तो ये कैसे दिखाई देंगे, तो शेप इसका कैसा होगा, स्लेंडर होगा, स्ट्रेट होगा, स्लाइटली कर्व बेसिलाई है। साइज देखेंगे तो 2 से 4 मिलीमीटर लेंथ की होती है, 0.2 टू 0.6 मिलीमीटर वाइड विथ होती है इसकी, ठीक है, वाइड होते हैं। ग्राम रिएक्शन तो ग्राम पॉजिटिव है बट स्टेन पुअरली विद ग्राम स्टेन, ठीक है, बहुत ज्यादा स्टेन नहीं लेते। एसिड फर्स्ट फेसिलाई है तो एसिड स्टेन अपना जेल नेल्सन स्टेन ले लेंगे, ठीक है। अरेंजमेंट देखेंगे तो ऑकर सिंगली और स्मॉल क्लम्प्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। अपना ये सर्पेंटाइन कॉर्ड्स के रूप में दिखाई देगा। कैप्सूल तो नो ट्रू कैप्सूल बट में अपीयर वैक्सी, नॉन स्पोर फॉर्मिंग, नॉन मोटाइल, ऑब्लिगेट एरोब है ये अपने, ठीक है। और स्पेशल फीचर क्या है इसकी, माइक्रोकिक एसिड की अपनी इसकी सेल वॉल बनी रहती है, ठीक है। रेजिस्टेंस देखेंगे तो ये हीट में 30 मिनट में 60 डिग्री सेल्सियस में मर जाएंगे, रेजिस्टेंट टू माइल्ड डिसइंफेक्टेड, किल्ड बाय द 5% फिनॉल इन 30 मिनट्स, 30 मिनट्स के अंदर 5% फिनॉल के प्रेजेंस में ये मर जाएंगे। हाईली रेजिस्टेंट टू ड्राइंग, अब इन्हें सुखाने की कोशिश न किए जाए क्योंकि ये स्पुटम में भी बहुत हफ्तों तक जिंदा रहते हैं। सेंसिटिव टू अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड और ग्रिजोल, ठीक है, इतनी चीज़ों के ये केमिकल्स के सेंसिटिव होते हैं। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन टीबी की पाई जाती है, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस एक्सटीआर टीबी भी पाई जाती है, ठीक। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसकी पैथोजेनिसिटी और वायलेंस फैक्टर, तो कॉर्ड फैक्टर इसके अपना ट्रिहाजोल डाइमिकोलेट हो गया, ठीक है, इनहिबिट्स फेगोलाइसोसोम्स फ्यूजन, कॉजेज सर्पेंटाइन कॉर्ड्स और वायलेंस मार्कर, ठीक। नेक्स्ट अपन देखते हैं माइक्रोकिक एसिड, तो रेजिस्टेंट ड्राइंग, एंटीबायोटिक्स और होस्ट डिफेंस का काम करती है। सल्फेटिडेस हो गया अपना, इनहिबिट फेगोसोम्स एंड लाइसोसोम का फ्यूजन। नेक्स्ट अपना हो गया एलएम, लैम हो गया अपना, तो ये अपना सप्रेस करता है टी सेल के प्रोफिलेशन को और मैक्रोफेज के एक्टिवेशन को। तो ये बेसिकली हर चीज को तुम्हारे रोक दे रहे हैं, जो भी बॉडी का इम्यून मैकेनिज्म था ये उसको कम्प्लीटली रोक दे रहे हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं अपना सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। एबिलिटी टू सर्वाइव इनसाइड मैक्रोफेजेस, और इनकी एबिलिटी होती है ये अपने मैक्रोफेजेस के अंदर भी सर्वाइव कर जाते हैं। अलाउज लेटेंट टीबी एंड क्रॉनिक इन्फेक्शन, ये अपने सेकेंडरी टीबी और जो लेटेंट टीबी ये कराने में बहुत ज़्यादा कारगर है, ठीक है। ये बहुत इजीली मैक्रोफेजेस में सर्वाइव करके अपना ये इन्फेक्शन कॉज कराते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं तो क्या क्या टीबी से डिजीज हो सकती है, क्या क्या डिजीज होती है अपना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। प्राइमरी टीबी होती है, लेटेंट होती है, सेकेंडरी होती है, पल्मोनरी होती है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी होती है, मिलियरी होती है, ठीक है। तो इतनी टाइप की टीबी हो सकती है अपना, या अपन बोलते हैं इसको इस तरफ से देखा जाए तो इतने तरह का इन्फेक्शन होता है टीबी का, ठीक है। And next we go with the epidemiology of TB. Here are the features: reservoir, transmission, global burden, risk groups और latency। देखो तो इसके रिजर्वियर मतलब ये कहाँ सर्वाइव करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने ह्यूमंस में दिखाई देंगे, ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमंस में ही दिखाई देंगे ये, ठीक है। ट्रांसमिशन इसका एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स से, इन्फेक्टेड पेशेंट से, ठीक है, ये ट्रांसमिट होते हैं। ग्लोबल बर्डन देखा जाए तो टॉप 10 कॉजेज ऑफ डेथ में आता है ग्लोबली। इंडिया हैज़ द हाईएस्ट टीबी बर्डन, और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टीबी बर्डन कौन सी कंट्री में है, तो वो अपनी प्यारी भारतवासियों के बीच है, ठीक है। तो भारतवासियों के बीच जो है अपना टीबी का सबसे ज़्यादा बर्डन है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं रिस्क ग्रुप। तो रिस्क ग्रुप
ग्रुप यहाँ पे है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, HIV पेशेंट्स हो गए, डायबिटिक, माल नरिश या एल्डर पीपल्स हो गए जो, ठीक है। लेटेंसी देखेंगे तो नियरली 90% ऑफ द इन्फेक्शंस रिमेन लेटेंट, 10% प्रोग्रेस टू एक्टिव डिजीज। अब 90% इन्फेक्शन जो है, आप मान के चलो कि इंडिया में 90% लोग जो हैं अबाउट दे आर इन्फेक्टेड टू TB वंस इन देयर लाइफ, क्योंकि इंडिया का बर्डन बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, ठीक है। मरने के बाद कभी एटॉप्सी या कभी किसी केसेस में पता चलता है कि उसको TB हो चुकी थी, बट हमें सिम्टम्स नहीं दिखता, वो लेटेंट होती है, ठीक है। 10% ही प्रोग्रेस करती है एक्टिव डिजीज की तरफ जब हमें पता चलता है कि पेशेंट में सिम्टम आ रहे हैं और उसे TB हो चुका है। सो दिस इज द पॉइंट। अब नेक्स्ट देखो, हम देखते हैं इसकी लैब डायग्नोसिस, ठीक है। तो स्पेसिमेन कलेक्शन में अपन कर लेंगे अर्ली मॉर्निंग स्प्यूटम, मतलब सो उठ के जो पहली थूक निकलेगी, पहला कफ निकलेगा, हम वो कलेक्ट करेंगे। गैस्ट्रिक लवास कलेक्ट करेंगे, CSF कलेक्ट करेंगे, प्लूरल फ्लूइड कलेक्ट करेंगे, लिम्फ नोड की बायोप्सी करेंगे। ये हो गया अपना स्पेसिमेन। स्टेनिंग में अपन देखेंगे तो जिल नेल्सन स्टेनिंग में शो करता है एसिड फास्ट बेसिलाई रेड कलर के रॉड्स, ठीक है। और लोएस्टन जेंसन में मीडियम में अपने को ग्रोथ दिखेगी 2 से 8 वीक में, रफ बफ कॉलोनीज दिखाई देगी, ठीक है। मिडल ब्रुक अगार में फास्ट ग्रोथ करेंगे ये, ठीक है। स्मीयर माइक्रोस्कोपी में देखेंगे तो AFB जो रहेगा एसिड फास्ट बेसिलाई सीन होगा जिल नेल्सन स्टेन में। और स्प्यूटम में स्मीयर पॉजिटिव इज हाईली इन्फेक्शियस, और स्प्यूटम जो स्मीयर रहता है वो अगर पॉजिटिव है तो वो हाईली इन्फेक्शियस रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मॉलिक्यूलर मैथड। तो जीन एक्सपर्ट, CBNAT, PCR डिटेक्ट TB DNA और रिफेम्पिसिन का रेजिस्टेंस भी दिखाई देगा। मॉन्टेक्स टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है अपना TB के लिए, ठीक है। तो इसका शॉर्ट नोट भी आ जाता है, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा कि कैसे कंडक्ट करता है, क्या करता है, कौन से रिएक्शंस होते हैं, कौन से एंटीबॉडीज निकलती, कौन सी क्या क्या चीज़ें होती है, पूरी मैकेनिज्म तुम्हें लिखना पड़ेगा, ठीक। अब देखो मेजर्स डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी टू PPD ट्यूबरकुलिन, ठीक है। इंटरफेरॉन्स गामा टेस्ट भी होते हैं, क्वांटिफेरॉन TB गोल्ड होता है, ये सबसे महंगा टेस्ट होता है, ठीक है, फॉर लेटेंट TB डिटेक्शन। इसमें क्या होता है कि बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर किसी भी पेशेंट को TB है तो वो डिटेक्ट हो जाता है, इसीलिए उसको TB गोल्ड कहते हैं। रेडियोलॉजी में देखेंगे तो अगर चेस्ट की TB होगी तो एक्सरे में अपने को दिखाई देगा अपर लोब का कैविटेशंस, ठीक है, हाइलर लिम्फेडेनोपैथी दिखाई देगी। और हिस्टोपैथोलॉजी में अपन देखेंगे तो ग्रेनुलोमास विथ केसियस नेक्रोसिस, और यहाँ पे लैंगेंस जाइंट सेल्स दिखाई देंगे। ग्रेनुलोमा फॉर्म होगा, ठीक है, क्रॉनिक डिजीज है। अब यहाँ पे क्या दिखता है, केसियस नेक्रोसिस दिखेगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका ट्रीटमेंट। तो डॉट स्ट्रेटजी यूज की जाती है। फर्स्ट लाइन एंटी TB ड्रग्स अपनी राइपेस का निमोनिक्स, रिफेम्पिसिन हो गई, आइसोनियाजिड हो गई, और अपनी हो गई पायरिजिनामाइड, और अपनी इथैम्ब्यूटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इतनी ड्रग्स हम यूज करते हैं, ठीक है। अब ड्यूरेशन देखो, 6 months फॉर ड्रग सेंसिटिव TB, ठीक है, और 9 to 24 months फॉर अपने को ट्रीटमेंट देना होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस या एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस TB के केसेस में, ठीक है। अब डॉट्स क्या है, डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स। तो WHO ने एक ऐसा वो बताया है, एक गाइडलाइन जारी की है जिसके अंतर्गत उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड या पर्टिकुलर डोजेस से उस कोर्स को कंप्लीट करना है TB के लिए, जिससे कि पूरा का पूरा जो TB है कंप्लीटली क्योर हो सके, ना कि वो अंदर ही अंदर पनपता रहे, ठीक है, वो डोरमेंट स्टेट में नहीं रहे, पूरा जड़ से खत्म हो जाए, एक भी बेसिलाई उसका नहीं बचना चाहिए, ठीक है, बॉडी में। अब देखेंगे नेक्स्ट इसका प्रिवेंशन। तो क्या क्या हो सकता है, एक तो अपनी BCG वैक्सीन हो गई, ठीक है। लाइव एटेन्यूएटेड M बोविस का यूज करते हैं गिवन एट बर्थ टू प्रिवेंट सीवियर TB इन चिल्ड्रेन, ठीक है। अर्ली डायग्नोसिस अपन कर सकते हैं स्प्यूटम माइक्रोस्कोपी के थ्रू, जीन एक्सपर्ट फॉर एक्टिव TB डिटेक्शन के थ्रू, और अपना ट्रीटमेंट फॉर लेटेंट TB का क्या है, INH मोनोथेरेपी फॉर 6 to 9 months। इन्फेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं आइसोलेशन, वेंटिलेशन, मास्क यूज इन हेल्थ केयर सेटिंग्स के थ्रू, और पब्लिक हेल्थ मेजर्स में अपना डॉट्स प्रोग्राम, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और TB नोटिफिकेशन के थ्रू कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका समरी टेबल। तो फटाफट से क्विक रिवीजन लेंगे। तो ये पैथोजन का अपन पढ़ रहे थे, कौन सा था, माइकोबैक्टीरियम TB था। ट्रांसमिशन एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स के थ्रू हो रहा था, जिल नेल्सन स्टेन
कल्चर सीबीनेट के थ्रू, मॉन्टेक्स टेस्ट और एक्सरे, चेस्ट एक्सरे के थ्रू अपन पता कर सकते थे, डायग्नोसिस कर सकते हैं। ट्रीटमेंट इसका राइप है, रेजिम डॉट स्ट्रेटजी, ठीक है। प्रिवेंशन बीसीजी वैक्सीन है, स्क्रीनिंग है और पब्लिक हेल्थ केयर प्रोग्राम्स हो गए, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन इसका क्लासिफिकेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो कैसे कैसे क्लासीफाई करेंगे, तो अपने को पता है कि एक अपनी होती है प्राइमरी टीबी, सेकेंडरी टीबी और लेटेंट टीबी भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी टीबी में क्या क्या दिखाई देगा, अकर्स इन इंडिविजुअल्स नॉट प्रीवियसली एक्सपोज टू टीबी। अब जिनको पहला पहला प्यार होता है, ठीक है, जो पहली पहली बार होता है, उनकी बात करेंगे अपन। जब जिनको पहली पहली बार टीबी से इन्फेक्शन होता है, ठीक है, इतना सिंपल पढ़ा रही हूँ, देखो बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन पेपर बनाने वाले को देने का कि इतना अच्छा बच्चे ने कैसे लिखा, ठीक है। यूजुअली सीन इन चिल्ड्रेन एंड इम्यूनोकॉम्पिटेंट एडल्ट्स, और किन में देखने को मिलती है, जनरली जो बच्चे होते हैं और जो इम्यूनोकॉम्पिटेंट एडल्ट्स होते हैं, ठीक है। अब कैसे कैसे पहुंचता है, तो इसकी पैथोजेनेसिस देखेंगे, इसका पाथवे देखेंगे, ये कैसे वहां पहुंचा। तो बेसिलाई इनहेल किया व्यक्ति ने, एल्वेलाई तक पहुंचा, वहां पे फेगोसाइटोसिस हो गया, ठीक है, मैक्रोफेजेस खा गए। अब ये वहीं पे चालू करेंगे मैक्रोफेजेस के अंदर अपना काम करना, वहीं ये फैलना चालू होते हैं। ये मैक्रोफेज को ही अपना घर बना लेते हैं, जो मैक्रोफेज इनको मारने के लिए खाया, ये उसी को अपना घर बना लेंगे। हनुमान जी घुसे थे ना सुरसा के पेट में, है ना, तो क्या हुआ था, मर गई सुरसा, ठीक, मैक्रोफेज मर गया, हनुमान जी बाहर आ गए। तो उसी तरह से अपना लोकल लेजन डेवलप होता है वहाँ पे, ठीक है। अब देखेंगे फीचर्स, तो गॉन फोकस बनेगा, वहाँ पे गॉन कॉम्प्लेक्स बनेगा और फाइब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन दिखाई देगा। मोस्टली एसिम्टोमेटिक और माइल्ड फ्लू लाइक सिम्टम दिखाई देते हैं प्राइमरी टीबी में, और ये लेटेंट टीबी और प्रोग्रेसिव प्राइमरी टीबी में भी कन्वर्ट हो सकती है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में, ठीक है। प्रोग्रेसेस टू डिससेमिनेटेड टीबी, और ये अपने डिससेमिनेटेड टीबी में भी प्रोग्रेस कर जाती है, ठीक है। गॉन फोकस और ड्रेनिंग हाइलर लिम्फ नोड दिखाई देता है, ठीक है। इनिशियल सबप्यूरल लीजन इन मिड एंड लोअर लंग, तो गॉन फोकस कहाँ दिखाई देगा, इनिशियल जो सबप्यूरल लीजन है, ठीक है, वो कहाँ दिखाई देगा, अपना मिड या फिर लोअर लंग में, ठीक। गॉन कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, गॉन फोकस बनेगा, ठीक है। और फाइब्रोसिस दिखाई देगी क्योंकि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, तो इसमें फाइब्रोसिस के थ्रू हीलिंग दिखाई देगी। लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस में क्या क्या होगा, इन्फेक्टेड बट एसिम्टोमेटिक एंड नॉन इन्फेक्शियस। अब ये फैलने तो नहीं वाली, उस पर्सन में तो सर्वाइव कर रही है, लेटेंट है, छुपी हुई है, छुपा रुस्तम है ये, ठीक है। वायबल बेसिलाई रिमेन डोरमेंट इनसाइड द मैक्रोफेजेस, और ये वहाँ पे काफ़ी अच्छे से अपनी डोरमेंसी दिखाते हैं, वहाँ पे ये सर्वाइव कर रहे होते हैं, ये अपना घर बसा रहे होते हैं मैक्रोफेजेस के अंदर ही, ठीक है। रिस्क ऑफ रिएक्टिवेशन इन फ्यूचर स्पेशली विद HIV, डायबिटीज़ और माल न्यूट्रिशन, और जहाँ मौका पाया वहाँ चौका मार दिया इन्होंने, बस ये आ गए अपने प्रोग्रेसिव फेज में, ठीक है। जैसे ही इन्वायरमेंट सुटेबल मिला, मैक्रोफेजेस में तो ये थे ही डोरमेंट स्टेज में, ठीक है। ऐसे समझो ये सॉइल थी मैक्रोफेजेस, ठीक, या ये टीबी का बेसिलाई था। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पे चुपचाप पड़ा हुआ है, सो रहा है, ठीक। जैसे ही इसको पानी मिला, वैसे ही ये बीज फूट गया और इसने अपनी ब्रांचेस फैलानी चालू कर दी, ठीक। वैसे ही अपना फैलना चालू कर जाएगा, इन्फेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, इन्फेक्शियस हो जाएगा, इन्फेक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे इसका, तो पॉजिटिव मॉन्टेक्स टेक्स्ट देता है, पॉजिटिव इंटरफेरॉन गामा रिलीज, ऐसे भी अपन देख सकते हैं। पोस्ट प्राइमरी या सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस भी जिसको बोलते हैं, पोस्ट प्राइमरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद हो रही है, अकर्स ड्यू टू रिएक्टिवेशन ऑफ लेटेंट टीबी और रीइन्फेक्शन, वापस से इन्फेक्शन हो जाए या फिर जो लेटेंट टीबी है वो रिएक्टिवेट हो जाए, उस कंडीशन में अपन जिस टीबी को देखते हैं उसको बोल देते हैं अपन सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। मतलब प्राइमरी नहीं है, ये पहला प्यार नहीं हो रहा है, ये दूसरी बार प्यार हो रहा है, ठीक। तो ज़रूरी है कि दूसरी बार उसी व्यक्ति से भी हो सकता है जो दिल में छुपा हुआ है, जो लेटेंट टीबी है, या फिर क्या हो सकता है, री इन्फेक्शन हो सकता है, किसी और व्यक्ति से दोबारा प्यार हो सकता है, ठीक है। यूजुअली इन एडल्ट्स, पर्टिकुलरली इन इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल्स, मोर सीवियर एंड सिम्टोमेटिक देन प्राइमरी टीबी। अब देखो क्या होता है, जब दूसरी बार प्यार होता है ना, तो वो ज़्यादा गहरा होता है, जिन्हें हुआ होगा उन्हें पता होगा, ठीक है। जब दूसरी बार प्यार होता है वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर होता है और सिम्टोमेटिक होता है, अच्छे खासे सिम्टम दिखाई देते, तहलका मचा देते हैं, ठीक है। तो ये थी अपनी सेकेंडरी टीबी या पोस्ट प्राइमरी टीबी भी जिसको अपन बोलते हैं, ठीक। आगे के फीचर्स देखेंगे तो एफेक्ट्स अपर लोब ऑफ लंग्स, हायर ऑक्सीजन टेंशन की वजह से ये अपर लोब को इन्वॉल्व करते हैं।
कैविटरी लीजन्स दिखाई देंगे ड्यू टू केसेस नेक्रोसिस एंड लिक्विफेक्शंस। सिम्टम्स देखेंगे तो क्रॉनिक कफ, हिमोप्टाइसिस, फीवर, नाइट स्वेट, वेट लॉस बहुत ही कॉमन सिम्टम है टीबी के, एकदम क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं टीबी के अपने, ठीक है। हाईली इन्फेक्शियस होती है अपनी सेकेंडरी टीबी। नेक्स्ट अपन देखते हैं अपनी मिलियरी टीबी क्या होती है। देखो, मिलेट्स, छोटे छोटे से जो अनाज होते हैं बारीक बारीक से, ऐसा दिखाई देता है ऑर्गन, ऐसा अपीयर होता है जहां भी टीबी होती है उस पर्टिकुलर ऑर्गन में, ठीक है। अब ये है हिमाटोजिनस डिसेमिनेशन ऑफ टीबी बेसिलाई टू मल्टीपल ऑर्गन्स। अब ये कैसा हो रहा है, यहाँ पर डिसेमिनेशन कैसा हो रहा है, हिमाटोजिनस है, ठीक है, ब्लड के थ्रू हो रहा है। अब सीन इन सीवियर इम्यूनोसप्रेशंस और प्रोग्रेसिव प्राइमरी टीबी। अब ये प्राइमरी टीबी अगर बढ़ रही होगी उसमें भी ये सारी चीज़ें दिखाई देगी, ऐसा मिलेट लाइक अपीयरेंस देगा। क्यों इसका नाम पड़ा है मैंने आपको भी बताया, मिलेट सीड लाइक लीजन्स इन लंग्स एंड अदर ऑर्गन्स। अब देखो, लंग्स में और अदर ऑर्गन्स में ऐसे मिलेट के सीड जैसे अपीयरेंस दिखाई देगा। कौन कौन से ऑर्गन बेसिकली इफेक्ट होते हैं, तो अपने देखा जाए तो लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो, रेटिना और अपना ब्रेन एक्सेट्रा, लगभग सारे ऑर्गन, कोरोइडल ट्यूबरकल्स, ये सारी चीज़ें अपने इन्वॉल्व होते हैं मिलियरी टीबी में। हाई मोर्टेलिटी इफ़ अनट्रीटेड, और मरना निश्चित है अगर सही वक्त पे सही इलाज नहीं दिया जाए तो। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। मतलब ये अपने लंग्स में नहीं हो रही है, ये अपने बाकी ऑर्गन्स में हो रही है, आउटसाइड लंग्स, मोर कॉमन इन HIV पेशेंट्स एंड इन चिल्ड्रेन, ठीक है। अब देखो, लिम्फ नोड का स्क्रोफुला दिखाई देगा, ब्रेन और मेनिंजेस की टीबी मेनिंजाइटिस कहलाती है। और अगर स्पाइन में हो, बहुत कॉमन है स्पाइनल टीबी, वर्टिब्रल टीबी भी जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसको अपन बोल देते हैं पॉट्स डिजीज, इस फॉर्म में दिखाई देगी, ठीक। अब देखो, अगर जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट की है तो रीनल टीबी हो सकती है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। इंटेस्टाइन में अपने इंटेस्टाइनल टीबी या अल्सरेशन भी हो सकता है। बोन में हो गई तो ऑस्टियोआर्टिकुलर टीबी हो गई। लंग्स में हो गई तो प्लूरा में हो गई तो टीबी प्लूराइटिस हो गई। स्किन में हो गई तो ल्यूपस वल्गैरिस हो गया। आई में हो गई तो कोरोइडल टीबी हो गई, ठीक है। तो इतनी टाइप की आपकी टीबी देखने को मिलती है अदर देन पल्मोनरी टीबी, ठीक। तो ये आपको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है इसका पूरा का पूरा। अब अपन आते हैं नेक्स्ट अपना माइकोबैक्टीरियम लेप्री, दैट इज योर लेप्रेसी। तो लेप्रेसी कौन कॉज कराता है, अपना माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, ठीक है। इंट्रोडक्शन देखेंगे फटाफट से इसका। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे इज अ पॉजिटिव एजेंट ऑफ लेप्रेसी, जिसको अपन हैंसेंस डिजीज भी बोलते हैं क्योंकि इन्होंने ही इसको ढूंढा था। A chronic infectious disease affecting skin, peripheral nerves, mucosa of the upper respiratory tract and eyes। तो इतनी जगह ये अपना क्या करती है, अफेक्ट करती है, इन्फेक्ट करती है और प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और ये कैसा इन्फेक्शन है अपना, ये क्रॉनिक इन्फेक्शन है, ठीक। डिस्कवर्ड बाय Gerhard Armor Hanser in 1873, it is acid fast, non-cultivable and has a very long incubation period। 3 से 5 साल एवरेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। सोचो कितना लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड है टीबी का, नहीं सॉरी लेप्रेसी का। ये 3 से 5 साल एवरेज जो है सर्वाइव करती है, इंक्यूबेट करती है, ठीक है। लेप्रेसी मैनिफेस्ट इन 2 मेजर क्लिनिकल फॉर्म्स, या तो ट्यूबरकुलाइड या तो लेप्रोमेटस फॉर्म में दिखाई देती है, डिपेंडिंग ऑन द होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स। अब होस्ट का इम्यून रिस्पॉन्स कितना स्ट्रॉन्ग है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि लेप्रेसी अपने आप को कैसे मैनिफेस्ट करेगी या कैसे एक्सप्रेस करेगी, ठीक है। तो अपन देखते हैं फटाफट से इसकी मॉर्फोलॉजी। अब देखो क्या होगा, नेक्स्ट अपन डिस्कस करने वाले हैं इसका शेप। तो शेप कैसा होगा, ये रॉड शेप है, स्लाइटली कर्व्ड होती है जो लेप्रेसी की माइकोबैक्टीरियम बेसिलाई है, ठीक है। अब शेप देखेंगे, ग्राम स्ट्रेन देखेंगे, एसिड फास्टनेस देखेंगे, स्पोर, कैप्सूल मोटेलिटी, साइज, कल्टीवेशन, ठीक है। तो ये कैसा बैक्टीरिया, अपना रॉड शेप है, स्लाइटली कर्व्ड होता है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बट सीन विद जिल नेस्टन स्टेन, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव होता है बट जिल नेस्टन स्टेन के थ्रू अपन देख सकते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्गली एसिड फास्ट है ड्यू टू हाई माइकोलिक एसिड कंटेंट की वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली एसिड फास्ट है, स्टेन लेता है। नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, नो ट्रू कैप्सूल्स फाउंड होते हैं इसमें। नॉन मोटाइल है और इसकी लेंथ होती है अपनी 1 से 8 मिलीमीटर। कैन नॉट बी ग्रोन इन आर्टिफिशियल मीडिया, और इसको अपन किसी भी आर्टिफिशियल मीडिया में कल्टिवेट या ग्रो नहीं करा सकते हैं।
स्पेशल फीचर क्या है इसका? ग्रोज इन कूलर पार्ट्स ऑफ बॉडी, स्किन, नर्व्स एंड आईज। अब देखो जो पार्ट अपनी बॉडी का ठंडा होता है, ठीक है, उस जगह पे ये जल्दी ग्रो करते हैं अपने लेप्रेसी के बैक्टीरिया, दैट इज योर माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, ठीक है। अब देखेंगे इसका रेजिस्टेंट, तो ये हाईली रेजिस्टेंट होती है इन्वायरमेंटल कंडीशन से ड्यू टू लिपिड रिच सेल वॉल, ठीक है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है अपनी ये किसी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर से, क्योंकि इसकी जो वॉल होती है वो बहुत ही लिपिड से रिच होती है, भरी हुई होती है इसमें लिपिड, जिसकी वजह से ये हर एक इन्वायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कर जाती है। और ये सर्वाइव करती है अपने होस्ट में बहुत ही लंबे समय तक, लॉन्ग ड्यूरेशन में भी सर्वाइव करती है, 3 से 5 साल तक के इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है। किल्ड बाय हीट, यूवी लाइट, डिसइंफेक्टेंट लाइक फिनॉल एंड फॉर्मेलिन, ठीक है। नॉन कल्टिवेटेबल इन विट्रो, मतलब अपन इसको आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो नहीं करा सकते। ग्रोज इन माउस, फुट पैड्स एंड आर्मडिलोस, और कौन कौन से जानवर में करा सकते हैं? माउस में, फुट पैड्स में और अपने आर्मडिलोस में इसको अपन ग्रो करा सकते हैं, ठीक। पैथोजेनिसिटी और वायलेंस फैक्टर देखेंगे इसका, तो अपना फिनोलिक ग्लाइकोलिपिड 1, माइक्लोकिक एसिड और अपना लैम्प, ठीक है। स्लो रेप्लिकेशन रेट होता है इसका, हेल्प्स इवेड इम्यून डिटेक्शन, एडिशन का काम करती है अपने शॉन सेल्स में नर्व के, ठीक है। और रेजिस्ट किलिंग बाय मैक्रोफेजेस, इम्यूनोमोडुलेटरी इनहिबिट्स होस्ट इम्यून रिस्पॉन्सेज, और इम्यूनोमोडुलेटरी जो है वो मॉडिफाई कर देती है उसको इस कदर कि वो होस्ट की इम्यूनिटी उस पर रिस्पॉन्स कर ही नहीं पाती है, ठीक है। तो इसके फॉर्म्स देखेंगे क्लासिफिकेशन, तो रिडले जॉपलिन क्लासिफिकेशन के थ्रू अपन पढ़ते हैं बेस्ड ऑन क्लिनिकल, हिस्टोपैथोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल क्राइटेरिया के थ्रू अपन देखेंगे। तो टाइप अपन देखते हैं, तो सबसे पहले टीटी, दैट इज ये ट्यूबिकुलॉइड टाइप का स्ट्रॉन्ग सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, बहुत ही थोड़े बहुत बेसिलाई देखेंगे जिसको अपन पॉसीबैसिलरी भी बोलते हैं, ठीक है। अब बीटी वाला क्या होता है? बॉर्डर लाइन ट्यूबिकुलॉइड, ठीक है। बॉर्डर लाइन ट्यूबिकुलॉइड में क्या होता है? पार्शियल इम्यूनिटी इन्वॉल्व होती है और बहुत ही थोड़े बेसिलाई देखने को मिलते हैं, बेसिलाई लोड इसमें कम होता है। बीबी वाले में माइल्ड बॉर्डर लाइन में क्या होगा? इंटरमीडिएट इम्यूनिटी इन्वॉल्व होती है और मॉडरेट बेसिलाई रहेंगे। बीएल वाले में बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस में क्या होगा? लो इम्यूनिटी हो जाएगी और हाई बेसिलाई हो जाएंगे, और लेप्रोमेटस में नो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दिखाई देगा और न्यूमरस बैक्टीरिया दिखाई देंगे, मल्टी बेसिलरी होगा। तो ये था अपना लेप्रेसी का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसकी पैथोजेनेसिस, तो अपन देखते हैं इसका सबसे पहले ट्यूबिकुलॉइड वाले के लेप्रेसी में देखो क्या होता है। अकर्स इन इम्यूनोकॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स, स्ट्रॉन्ग सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, लोकलाइज लीजन्स दिखाई देंगे, फ्यू बेसिलाई, वेल फॉर्म्ड ग्रेनुलोमा दिखाई देगा, हाइपोपिगमेंटेड एनेस्थेटिक पैचेस दिखाई देंगे, ड्राई और हेयरलेस हो जाएगा वहाँ का स्किन का सरफेस, ठीक है, स्किन लीजन्स दिखाई देंगे। लेप्रोमेटस लेप्रेसी में क्या होगा? अकर्स इन इंडिविजुअल विद अ पुअर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, न्यूमरस बैक्टीरिया दिखाई देंगे अपने स्किन में, नेजल मिकोसा और नर्व्स में, ठीक है। डिफ्यूज स्किन थिकनिंग, नोड्यूल्स और लियोनिन फिसेस, ठीक है। अब इन्वॉल्व क्या क्या होगा? नेजल म्यूकोसा लीडिंग टू सेडल नोज डिफॉर्मिटी, और नाक भी डिफॉर्म हो जाएगी इसकी वजह से। और इस वाले में अपने को कोई ग्रेनुलोमा नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये नॉन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, पुअर सीएमआई है ना, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी यहाँ काम ही नहीं कर रही, तो यहाँ पे ग्रेनुलोमा फॉर्म ही नहीं होगा। ग्रेनुलोमा किसमें फॉर्म होता है? अपना ट्यूबिकुलॉइड लेप्रेसी में, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी देखेंगे तो कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, कैसे कैसे, तो एंडेमिक है अपने इंडिया, ब्राज़ील और इंडोनेशिया और नेपाल में। ट्रांसमिट होते हैं अपने प्रोलॉन्ग क्लोज कॉन्टैक्ट से, ठीक है। अगर किसी को ये इन्फेक्शन है तो उससे अगर लॉन्ग टाइम तक बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से भी हो सकते हैं और निजल ड्रॉपलेट से भी फैलते हैं ये। नॉट हाईली कॉन्टैजियस, बहुत ज़्यादा हाईली कॉन्टैजियस नहीं है, बट स्टिल ये बहुत जल्दी इन्फेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 10 साल भी हो सकता है, मोर कॉमन इन मेल्स एंड चिल्ड्रन इन एंडेमिक रीजन। अब अपन देखते हैं इसके लैब डायग्नोसिस, तो स्किन स्मीयर के थ्रू, स्लिट स्किन के थ्रू, जेलनेस्ट एंड स्टेनिंग एसिड फर्स्ट बेसिलाई देखता है अपने को। लेप्रोमेटस वाले लेप्रोसी दिखाई देगी उसमें। लेप्रोमिन टेस्ट करते हैं अपन, पॉजिटिव टीटी, नेगेटिव लेप्रोमेटस, ठीक है, वो दिखाई देगा। इंडिकेट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब देखते हैं हिस्टोपैथोलॉजी में, तो ग्रेनुलोमास दिखाई देंगे ट्यूबिकुलॉइड वाले में, ठीक है। फोमी मैक्रोफेजेस विद बेसिलाई इन एलएल, और जब अपने को फोमी मैक्रोफेज दिखाई देता है तो वो अपनी लेप्रोमेटस लेप्रेसी में दिखाई देगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर में अपन पीसीआर करेंगे अर्ली डायग्नोसिस के लिए और ड्रग रेजिस्टेंट डिटेक्शन के लिए काम आता है। माउस फुटप्रिंट टेस्ट करेंगे फॉर वायबिलिटी टेस्टिंग और रिसर्च के लिए, ठीक। तो ये हो गया अपना लेप्रेसी का लैब डायग्नोसिस। अब अपन इसका देखते हैं अपना ट्रीटमेंट,
तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट अगर है तो अपन क्या करेंगे, और अगर ऐसे सिंपल वाली है तो उसमें अपन देखते हैं कि मल्टी ड्रग थेरेपी का यूज़ करते हैं, एमडीटी यूज़ होती है। पॉसिबैसिलरी लेप्रेसी में 1 से 5 लीजन है अगर तो रिफेम्पिसिन और डेप्सोन देते हैं और इसका ड्यूरेशन 6 महीने का कोर्स रहेगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं मल्टीबैसिलरी लेप्रेसी है तो 5 से ज़्यादा लीजन है अगर तो रिफेम्पिसिन देंगे, कोल्फेजिमाइन देंगे, ठीक है, और डेप्सोन देंगे और इसका ड्यूरेशन 12 महीने का होगा और समटाइम ज़रूरत पड़ने पर उसको एक्सटेंड भी करते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन और कंट्रोल देखते हैं इसका, तो अपन कैसे पता कर सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस के थ्रू, ट्रीटमेंट के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं डिसेबिलिटी कर। क्लोज कॉन्टैक्ट को अपन मॉनिटर करेंगे, सिम्टम को, बीसीजी वैक्सीनेशन करेंगे, पार्शियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये, और हेल्थ एजुकेशन देंगे, स्टिग्मा रिडक्शन देंगे, ठीक है। भ्रांतियां फैलाने से रोकेंगे, लोगों को गलत भ्रांतियों में जाने से बचाएंगे एजुकेट करके। नेक्स्ट इज आर माइकोप्लाज्मा निमोनिया, इंट्रोडक्शन देखेंगे फटाफट से इसका। तो माइकोप्लाज्मा निमोनिया इज अ सेल वॉल लेस, इसमें कोई भी सेल वॉल नहीं पाई जाती, स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग प्रोकैरियोट है अपना, ये अपने को पता ही है। और ये अपना कॉज क्या कराता है अपना, एटिपिकल वॉकिंग निमोनिया। अब देखो वॉकिंग निमोनिया कौन कराता है, तो ज़रूरी नहीं एग्जाम में तुमसे डायरेक्ट पूछ दे माइकोप्लाज्मा निमोनिया के बारे में, वो डायरेक्ट पूछ सकता है एटिपिकल वॉकिंग निमोनिया को क्लासीफाई करो आगे क्या है, कौन है, का कैसे कराता है, ठीक है। स्पेशली इन यंग एडल्ट्स एंड इन चिल्ड्रेन, अनलाइक द अदर बैक्टीरिया इट डज नॉट हैव अ पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल, और इसकी सेल वॉल अपनी पेप्टिडोग्लाइकेन की नहीं बनी होती है जैसे कि बाकी बैक्टीरिया की बनी होती है। रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टम एंटीबॉडीज, इट प्राइमरली इफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स एंड स्प्रेड वाया रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलते हैं। द इन्फेक्शन इज यूजुअली माइल्ड बट परसिस्टेंट। देखो इसका इन्फेक्शन कैसा होता है, यूजुअली बहुत माइल्ड होता है, हल्का सा होता है, बट बहुत लंबे समय तक चलता रहता है, ठीक है। इसको मारना मुश्किल है, बहुत हल्का इन्फेक्शन है बट इसको मारना मुश्किल है, ठीक है। पर नेक्स्ट देखते हैं इसका साइज। तो स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग प्रोकैरियोट है, नियर अबाउट 100 to 250 नैनोमीटर का ही होता है सिर्फ। शेप इसका प्लियोमॉर्फिक होता है, नो डेफिनेट शेप। सेल वॉल एब्सेंट होती है। ग्राम स्टेनिंग नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि ये कोई भी स्टेन नहीं लेता क्योंकि इसकी सेल वॉल ही नहीं होती है। गाइजमा डेनिस स्टेन कैन बी यूज फॉर स्पेशल स्टेनिंग्स, ठीक है। और अपन नेक्स्ट देखते हैं मोटालिटी। तो ये नॉन मोटाइल है, ग्रोज ऑन स्पेशल मीडिया, पीपीएलओ जो ब्रॉथ होता है, एगर होता है, उसमें ये ग्रो कर जाते हैं। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, ये एरोबिक बैक्टीरिया है, ठीक है। नेक्स्ट अपन इसका देखते हैं रेजिस्टेंस। तो सेल वॉल टारगेटिंग ड्रग्स इनइफेक्टिव होती हैं, पेनिसिलिन से और सिफेलोस्पोरिन से रेजिस्टेंट है ये। सेंसिटिविटी देखेंगे तो सेंसिटिव होते हैं अपने टेट्रासिलिन के लिए और अपने फ्लोरोक्विनोल्स के लिए और अपना मैक्रोलाइट्स के लिए, ठीक है। इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस तो फ्रेजाइल आउटसाइड होस्ट ड्यू टू लैक ऑफ रिजिड सेल वॉल, और ये बहुत इजीली फ्रेजाइल होते हैं अपने होस्ट सेल के बाहर क्योंकि इनकी सेल वॉल लैक करती है, ठीक है, लैक होती है इनमें सेल वॉल, ठीक है। हीट एंड ड्राइंग देखेंगे तो किलिंग बाय डेसिकेशन एंड मॉडरेट हीट के थ्रू इनको हम मार सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसकी वायरलेंस फैक्टर और इसकी पैथोजेनेसिटी। तो P1 एडिशन प्रोटीन होते हैं इनमें, हाइड्रोजन परऑक्साइड रहती है, सुपर एंटीजन एक्टिविटी दिखाई देती है और CRDS टॉक्सिन दिखाई देता है। व्हाट इज योर CRDS टॉक्सिन? तो ये कम्युनिटी एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम टॉक्सिन है और ये अपने टिश्यू को इंजरी कराता है। और ये क्या करता है, अपना सुपर एंटीजन क्या करेगा, अपना स्टिमुलेट करेगा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस को। हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या करता है, डैमेज करता है एपिथेलियल सेल को और ये एडिएट करता है अपने रेस्पिरेटरी की सीलिया से, P1 एंटीजन जो एडिशन प्रोटीन जो है, ठीक है। पैथोजेनेसिस देखेंगे तो कैसे फैलता है ये इन्फेक्शन। तो इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स लीड्स टू कॉलोनाइजेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। अब जब पेशेंट इसको इनहेल कर लेता है इसकी ड्रॉपलेट को, ठीक है, तो ये इन्फेक्शन हो जाता है उसको। अटैचमेंट टू सिलिएटेड एपिथेलियम से थ्रू ये अटैच कर जाते हैं। इनहिबिट सिलियरी मोशन, इम्पेयर्ड म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस, रिलीज ऑफ रॉज एंड टॉक्सिन्स, एपिथेलियल डैमेज कराते हैं, इन्फ्लेमेशन कराते हैं और ये इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन कराते हैं रेदर देन एल्वुलर एक्सुडेट, ठीक है। इस तरह से ये अपना पैथोजेनेसिस है इसकी, किसकी, माइकोप्लाज्मा निमोनिया के अपने, जो कि अपना वॉकिंग निमोनिया भी कहते हैं। डिजीज कॉज क्या क्या कराएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में एटिपिकल निमोनिया करा देता है, ट्रेकियो ब्रोंकिएक्टाइटिस कराता है अपना, और फेरेंजाइटिस और ओटाइटिस मीडिया कराता है, ये तो अपना रेस्पिरेटरी का हो गया।
हिमेटोलॉजिकल देखेंगे तो हिमोलाइटिक एनीमिया करा देता है वाया कोल्ड एग्लूटिनेंस। और अपना नर्वस सिस्टम में देखेंगे तो एंसेफेलाइटिस कराएगा, गैलेन बार सिंड्रोम कराता है रेयरली। देखो अब गैलेन बार सिंड्रोम रेयरली कॉज कराता है, कभी कभी ये गैलेन बार सिंड्रोम भी कॉज कराता है। स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम भी कराता है रेयरली, अपन को जो स्किन की डिजीज है, ठीक है, वो भी करा सकता है ये। क्लिनिकल फीचर देखते हैं तो ग्रेजुअल ऑनसेट है, फीवर दिखाई देगा, सॉर थ्रोट, ड्राई कफ, हेडेक और मेलिस, बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान होगी। सॉरी थोड़ा सा गला बैठा है मेरा, तो इसमें थोड़ी सी बोलने में भी दिक्कत हो रही है, ठीक है, बट माइंड मत करना, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अब देखो डिफ्यूज इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट्स ऑन चेस्ट एक्सरे, ठीक है, चेस्ट एक्सरे में अपने को इंटरस्टिशियल सेल में इन्फिल्ट्रेट्स दिखाई देगा, ऑफन माइल्डर देन टिपिकल निमोनिया, और ये जो है टिपिकल निमोनिया से थोड़ा माइल्ड होता है ये टिपिकल निमोनिया अपना, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी देखेंगे तो रिजर्वियर इसका ह्यूमंस में किसी भी एनिमल्स में रिजर्व नहीं कर पाते हैं, ठीक। नेक्स्ट अपन देखेंगे ट्रांसमिशन, तो ये अपने रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं। एज ग्रुप मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रेन, यंग एडल्ट्स 5 to 20 ईयर्स ऑफ द एज में दिखाई देता है। सीजनैलिटी देखेंगे तो लेट समर और ऑटम आउटब्रेक्स होता है। इंक्यूबेशन पीरियड है इसका 1 से 3 हफ्ते, ठीक है। लाइफ डायग्नोसिस देखेंगे तो अपना पीपीएलओ अगार में शो करते हैं ये फ्राइड एग कॉलोनीज की तरह आफ्टर 1 to 3 वीक्स ऑफ इन्फेक्शन। कोल्ड एग्लूटिनिन टेस्ट में अपने को डिटेक्ट होगी अपनी आईजीएम ऑटो एंटीबॉडीज पॉजिटिव इन नियर अबाउट 50% ऑफ द पेशेंट में अपने को ये ऑटो एंटीबॉडीज आईजीएम दिखाई देगी। सीरोलॉजी में देखेंगे तो एलिजा कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट और इनडायरेक्ट हीमोएग्लूटिनेशन दिखाई देगा। पीसीआर में देखेंगे तो मोस्ट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक मेथड फॉर डायरेक्ट डिटेक्शन। एक्सरे में देखेंगे तो पैची इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट्स दिखाई देगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका ट्रीटमेंट, तो मैक्रोलाइड्स हो गई, ठीक है, टेट्रासिलिन्स हो गए, बेटा लैक्टेम्स, फ्लोरोक्विनोल्स हो गई। और अपन देखेंगे इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, तो कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, बस इसको हाइजीन के थ्रू ही अपन मेंटेन कर सकते हैं। अर्ली ट्रीटमेंट से इसका ट्रांसमिशन रिड्यूस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम के लिए आपके, तो एम निमोनिया से आपके देखा जाता है तो क्या होता है इसमें कोई भी सेल वॉल नहीं होती है। इंटरस्टिशियली ये रेजिस्टेंट होती है अपनी पेनिसिलिन के, P1 एडिशन से ये अटैच कर जाती है अपनी रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में और अपना वॉकिंग निमोनिया कॉज कराती है। माइल्ड सिम्टम है पर परसिस्टेंट रहता है बहुत दिनों तक। कोल्ड एग्लूटिनेंस पॉजिटिव है अबाउट 50% ऑफ द पेशेंट में और फ्राइड एग कॉलोनीज दिखाई देगी अपने पीपीएलओ अगार में। तो ये था अपना माइकोप्लाज्मा निमोनिया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मिलते हैं हम एक्टिनोमाइसिटीज के साथ। तो वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एवरीवन।